अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सेट है? अच्छा, चलें थोड़ा सा अपने फॉर्मल डिस्कशन से पहले थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, आपके पेपर पास क्या पढ़ा, नाम सब कुछ डिस्कस हो। जरा क्विकली नाम बताएंगे प्लीज अपना। अब्दुल वहाब, क्या पेपर दे चुके हैं अभी तक, क्या प्लान है? सही है, F3 तक पास है और F4 देने वाले हैं और मार्च के लिए F6 ऑप्ट कर रहे हैं, राइट जी। मोहम्मद हमजा, आपका क्या बैकग्राउंड है? सही है, गुड है। ठीक है, दिसंबर में F9 एडम किया और नाउ प्लानिंग फॉर F6। ठीक है, व्हाट्स योर नेम प्लीज? अवैस साहब। दिसंबर में F7 किया, नाउ आई एम और मैंने F7 किया था, सितंबर टाइम में क्लियर हो गया था मेरा, और फिर अभी दिसंबर में F9 की और F6। सही, गुड इनफ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। नाम तो आपको पता है, ज़ियाराना है। तकरीबन पिछले 9 से 10 साल मुझे हो चुके हैं एसीसी की टीचिंग में। कोर टीचिंग एरियाज मेरे रिपोर्टिंग और टैक्सेशन ही है। प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई वर्क फॉर 4 इयर्स एट KPMG टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एंड उसके अलावा कुछ अपना टीचिंग साइड पे यही साथ में कंटिन्यू और कुछ बिजनेस की तरफ चल रहा है। सो ये मैंने आपको हैंडआउट भी दे दिया, सबके पास है। इस हैंडआउट से रिलेटेड भी एक बात देख लें कि हमारे पूरे के पूरे नोट्स जो है ना, वो आपको सेपरेट हर क्लास में अलग हैंडआउट नहीं मिलेंगे। ये आपके पूरे के पूरे नोट्स कॉपियर के पास आपको मिल जाएंगे। आपने वो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कोशिश करने के साथ लेकर आए। हमारा उसी में सब कुछ होगा, लिखना लिखाना अलग से रजिस्टर की इंशाल्लाह हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नोट्स इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इसमें तमाम चीजें आपकी थियोरेटिकल एरियाज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तमाम चीजें इसी में कवर्ड है सारी की सारी। सैयद मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र से। वालेकुम सलाम सर। जरा प्लीज चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन टाइप कर सकते हैं, क्या पेपर्स दे चुके, क्या पढ़ रहे हैं, क्या दिया, क्या प्लान है फ्यूचर का। सो अगर इफ यू प्लीज कुड राइट इन द चैट बॉक्स। श्योर सर, मैं भी लिखता हूँ, एक सेकंड। सॉरी, क्या कहा आपने? मैं भी लिखता हूँ सर, मैं भेज रहा हूँ आपको। श्योर श्योर श्योर। Assalamu alaikum Ali Khan, welcome, and I would appreciate if you please write your introduction in the chat box. इंट्रोडक्शन में आप अपने जो पेपर्स पास हैं, जो दे चुके हैं और जो नेक्स्ट देने का प्लान है, जरा ये अपने बारे में जरा लिखें चैट बॉक्स में। थैंक यू। All right, Mohsin, I got your introduction. आप A levels background से हैं, आपने F7 दिया है, F3 और F2 भी पास हैं, good enough to know. चलें जरा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, इनफैक्ट इंट्रोडक्टरी के अलावा हम इसमें बहुत सारी चीजें, सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें हम कवर अप करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक ओरिएंटेशन सेशन में आपका इंट्रोडक्शन प्लस पेपर फॉर्मेट, पेपर बैकग्राउंड, पेपर में क्या चीजें आती हैं, पेपर में क्या क्या शामिल है, सिलेबस एरियाज क्या है, ये इंशाल्लाह आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जो हम टैक्सेशन का पेपर पढ़ रहे हैं, रिसेंटली ACCA ने सारे पेपर्स के कोड चेंज किए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे F5 था, उसका नाम दे दिया PM का, F7 था, उसका नाम दे दिया FR का, F8 था, उसका नाम दे दिया AA का। इसी तरीके से जो F6 का पेपर था, नाउ इसका कोड जो हमारे पास है दैट इज TX, टैक्सेशन। और एंड ऑब्वियसली हम यूके टैक्सेशन की बात करेंगे, हमारा यूके टैक्सेशन का कोर्स है। आज डे 1 पे याद रखिएगा, जब आप पेपर बुक कर रहे होंगे तो आपके वहां पे वेरिएंट पूछेगा आपसे।
तो वहां पे बहुत सारे कंट्रीज का टैक्स का वेरिएंट होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं हमें ऑब्वियसली वहां पे वही सिलेक्ट करना है, हम यूके वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे व्हाइल बुकिंग आवर एग्जाम, राइट। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो वहां पे कोई और वेरिएंट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी या कोई और वेरिएंट सेलेक्ट करते हैं तो उनका पेपर फिर डिफरेंट आ जाता है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हम जो टैक्सेशन की बात करें दैट इज यूके टैक्सेशन। और यूके टैक्सेशन में हम जो भी पढ़ेंगे हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर या फाइनेंस एक्ट 2021 है। जब आप अपनी बुक परचेज करो या आप अपनी किट परचेज करो तो उस पे मेक श्योर करो कि FA 2021 लिखा होना चाहिए। जैसे आपको कोई पुराना पिछला 2 जो पहले ऑलरेडी F6 दे चुका है, अगर आप वो बुक एंड किट ऑफर करे तो एक चीज मेक श्योर कीजिएगा कि उस पे FA 2020 नहीं होना चाहिए, उस पे फाइनेंस एक्ट 2021 होना चाहिए। बिकॉज जो टैक्सेशन का पेपर है ये एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक चलता है और ये फाइनेंस एक्ट आपकी इन 4 एडम्स के लिए रेलिवेंट होता है। ये 4 एडम्स कौन सी हैं? जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22 एंड मार्च 23। So it means this Finance Act 2021 is relevant for all of us because we are going to attempt TX paper in March 23. यहाँ पे एक स्टूडेंट का अक्सर सवाल ही आता है कि सर हम मार्च 23 में पेपर दे रहे हैं तो अगर ये खुदा ना खास्ता हमारा पेपर रुक गया तो होगा क्या? तो भाई कुछ नहीं होगा, नए फाइनेंस एक्ट में शायद कुछ अमाउंट्स, कुछ टैक्स रेट्स चेंज हो जाएं, ऑल टुगेदर पूरा टैक्सेशन चेंज नहीं हो जाता, सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जो अपडेट होती हैं। नॉर्मली आपके जो की एरियाज होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो सिलेबस एरियाज होते हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं। कुछ जो चेंजेस आती हैं वो आपको वेबसाइट वगैरह से भी मिल जाती हैं और ऑब्वियसली हम भी उसको अपडेट कर रहे होते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो हम बात करें जो स्टूडेंट जिन्होंने जून 22 में पेपर दिया, सितंबर 22 में पेपर दिया, दिसंबर 22 में रिसेंटली पेपर दिया, या जो आप जैसे और भी मार्च 23 में पेपर देंगे, ऑल दीज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2021। ये बात क्लियर होगी सबको? टैक्सेशन के पेपर की एक ब्यूटी ये है कि इसका पिछले किसी पेपर से कोई लिंक नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले यार मैं कॉस्टिंग में वीक था तो मुझे F5 में भी मसला होगा, F2 मेरा वीक एरिया था तो मुझे F5 जरा मुश्किल लगेगा। एक बच्चा बोलता है यार मुझे F3 अच्छा नहीं आता था तो मुझे F7 में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टैक्सेशन F6 का एक ऐसा पेपर है जिसमें इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसका पिछले कोई किसी पेपर से लिंक नहीं, ये ऑल टुगेदर सारी नई चीजें आप पढ़ेंगे इसमें। और अगर आपको कहीं किसी पेपर में डिफिकल्टी थी भी उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज इसमें हम सारा कुछ जीरो से एक नए सिरे से पढ़ रहे होंगे। हाँ, एक टॉपिक है, एक नाम है शायद जो आप F3 लेवल पे पढ़ के आते हो जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैट आप F3 लेवल पे यकीनन पढ़ के आते हो, लेकिन वहां पे वैट की अकाउंटिंग है, वैट की टैक्सेशन नहीं है। वैट को कैसे अकाउंट फॉर करना है, इनपुट वैट को डेबिट करना है या क्रेडिट, आउटपुट वैट को डेबिट करना है क्रेडिट, तो वहां पे F3 लेवल पे आप सिर्फ वैट की ये चीजें बात करके आते हो, इसके अलावा टैक्सेशन का कोई एस्पेक्ट वहां पे नहीं है। इसके अलावा हम F6 के पेपर में, TX के पेपर में जो भी चीज पढ़ेंगे ये सारी हमारे लिए नहीं होंगी। तो हमें एक चीज की यहाँ पे कंफर्ट आ गया कि यार हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम इस पेपर में पहुंच के बोले यार ये हमारा वीक एरिया था तो शायद हमें यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करने को मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हम पेपर फॉर्मेट की बात करें, तो दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी। अभी जब मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उनका F7 पास है या F7 दे चुके हैं। तो F7 का भी मोरलेस, मैं किसी और पेपर की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं 6 और 7 तकरीबन मिलता जुलता ही इससे मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू पेपर फॉर्मेट। F7 में भी आपके 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। लेकिन वहां पे सेक्शन बी में कुछ पता नहीं होता कि सवाल कहां से आएगा। लेकिन यहां पे F6 के पेपर में, अच्छा बाय द वे F7 के पेपर में, FR के पेपर में बी, सेक्शन बी और सी का नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहां से आ जाए, किस एरिया से आ जाए। लेकिन टैक्सेशन के पेपर में ये सेक्शन बी और सी से रिलेटेड चीजें आपकी डिफाइंड है। सेक्शन बी के टॉपिक्स भी बताया कि यार टॉपिक ए, बी, सी से सवाल आएगा। सेक्शन सी में भी बता दिया कि भाई आपका टॉपिक एक्स, वाई, जी से सवाल सेक्शन सी में आएगा। हाँ, अगर हम बात करें सेक्शन ए की तो सेक्शन ए के बारे में स्टिल आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग कि सेक्शन ए में क्या सवाल किस जगह से आएगा, मुझे नहीं पता। तो सेक्शन ए में बेसिकली सेक्शन ए में किसी भी एरिया से सवाल आ सकता है। इनफैक्ट ये हमारे पास लिखा हुआ है, सेक्शन ए में किसी भी एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। एनी एरिया ऑफ दिस सिलेबस कैन बी टेस्टेड इन सेक्शन ए। अब अगली बात कि सेक्शन ए में जो सवाल आते हैं वो क्वेश्चन होते किस तरह से हैं।
तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हैं, ओटीक्यूज हैं। एक फर्क होता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन में। एमसीक्यूज में नॉर्मली क्या होता है, सवाल है, नीचे 4 ऑप्शंस है, चारों में से कोई एक सही होगा, या इस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली एमसीक्यूज। बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, सो यहां पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन में आपका सवाल एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, आपका सवाल फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, एक बॉक्स भी दिया जा सकता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हो सकता है, ड्रॉप एंड ड्रैग या ड्रैग एंड मैच, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में आते हैं। इसलिए हम इसको एमसीक्यू नहीं बोलते, हम इसको क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स का हर सवाल है, और ये 30 मार्क्स का आपका एक एरिया है। अगेन सर, हम सेक्शन ए की तैयारी के लिए किन एरियाज को पढ़े? भाई सारे एरियाज को पढ़े, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्जामिनर किस मूड में बैठा हुआ है, सेक्शन ए में कहां से एरिया, किस एरिया से क्वेश्चन उठा के देते, हमें नहीं पता। जब हमने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा तो यकीनन तभी हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी अनक्लैरिटी इन सेक्शन ए टाइप क्वेश्चंस? जी, कोई कमेंट आपके? जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन की नेचर वही होगी कि आइसोलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए के जितने भी 15 सवाल हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, दीज आर आइसोलेटेड क्वेश्चंस। हर सवाल का अपना एक सिनेरियो होगा, उसके नीचे ऑप्शंस होंगे, या बॉक्स होगा, या ब्लैंक होगी, या ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, डिफरेंट तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहां पे डायरेक्ट सवाल नहीं होता, यहां पे डायरेक्ट सवाल नहीं होता। सेक्शन बी में बेसिकली 3 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, और हर सिनेरियो के 5 सवाल होते हैं। इनफैक्ट टोटल कितने क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे? 15। यहां भी 15 सवाल थे, लेकिन दीज 15 क्वेश्चंस आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। और सेक्शन बी में ये जो सिनेरियो होगा, वन सिनेरियो, 3 डिफरेंट सिनेरियो है, हर सिनेरियो के अलग 5 सवाल है, और ये 15 सवाल टोटल बनते हैं। 15 क्वेश्चंस इनटू 2, ये 30 मार्क्स का एरिया यहां भी है। बट एक अच्छी बात टैक्सेशन में ये है कि सेक्शन बी के लिए वी कैन लिंक दिस थिंग, कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं, एक सिनेरियो होगा आपका कैपिटल गेन टैक्स का। कैपिटल गेन टैक्स को फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम जब कभी भी लिखेंगे, हम इसको CGT लिख रहे होंगे। इफ यू वांट टू एनोटेट, यू कैन एनोटेट ऑन योर नोट्स एज वेल। एक सेक्शन बी का सिनेरियो आएगा इनहेरिटेंस टैक्स पे, जिसका नाम है IHT, और एक और सिनेरियो आता है वैल्यू एडिड टैक्स, VAT। तो अब से आगे हम इंशाल्लाह ये टर्म्स यूज कर रहे होंगे जब कभी भी मुझे CGT लिखना होगा, मींस कैपिटल गेन्स टैक्स। IHT लिखूंगा तो आइडिया हो जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस टैक्स, और जब कभी भी वैट हम लिखेंगे तो दैट मींस वैल्यू एडिड टैक्स। तो सेक्शन बी की गुड थिंग इज के एरियाज आर डिफाइंड। हमें पता है यार, सेक्शन बी के 30 नंबर लाने के लिए मुझे 3 एरियाज पढ़ने हैं। CGT को पक्का करना है, IHT को हम ग्रिप करना है, और वैट आना चाहिए। ये 3 एरिया आ जाएंगे, आपका सेक्शन बी 60 पे हो जाएगा। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर CRQs, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस CRQs? तो अब हमें सबको मालूम है कि हमारे पेपर जो है वो मैनुअल तो नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जिस तरह अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, अब हम पेज पे तो नहीं बनाएंगे, अब हमें अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट कैसे करना पड़ेगा? यूजिंग स्प्रेडशीट, यूजिंग वर्ड प्रोसेस। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये MS एक्सेल दिया होगा, MS वर्ड दिया होगा। नहीं यार, ये एक्सेल और वर्ड नहीं होगा, उस तरह की चीज होगी। ऑल्दो एक्सेल में भी सेल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, जो पेपर में स्प्रेडशीट होती है उसमें भी सेल्स होते हैं, लेकिन पूरा एक्सेल आपको वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो नॉर्मल एक्सेल में तो हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम ACCA के स्प्रेडशीट पे उन फंक्शंस को अप्लाई करने की बात करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पेपर में जो CRQs के लिए हमारे पास एक्सेल है, वो बेसिकली एक्सेल नहीं है, वो आपका स्प्रेडशीट्स है। वो आपका MS वर्ड नहीं है, वो आपका वर्ड प्रोसेस है। अगर कोई आपकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट के नीचे आपको वहां पे नजर आएगी एक्सेल की शीट, स्प्रेडशीट नजर आएगी। अगर क्वेश्चन है थ्योरी का, उस थ्योरी के क्वेश्चन के आंसर के लिए यकीनन आपको फिर नीचे टाइपिंग के लिए जगह नजर आएगी, वर्ड प्रोसेस नजर आएगा। सो ये आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि मैं क्या यूज करूं, बल्कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक
एग्जामिनर ने आपकी आसानी के लिए नीचे रेलिवेंट जगह आपको दी हुई है, रेलिवेंट सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा ताकि आप अपनी सारी कैलकुलेशंस वहां पे परफॉर्म कर सकें। इज दैट फाइन नाउ मोहसिन? नहीं सर, जूम आउट कर दें थोड़ा सा, ये जूम और इन हो गया, वो कट रहा Sorry? था सेक्शन सी का, थोड़ा सा सर जूम आउट कर दें। ठीक। ओके, सो हम सेक्शन सी में रहते हुए बात करें कि सेक्शन सी में ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, इट मींस कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर इन अ वे, एक प्रेजेंटेबल वे में आपने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जहां पे थ्योरी लिखने की बात है कि वहां पे अपने सारी चीजें टाइप करके दिखानी है, पैराग्राफ फॉर्म में, शायद बुलेट फॉर्म्स में, आप ये तमाम चीजें लिख के बयान करेंगे। अब सर सेक्शन सी में जो सवाल आते हैं, कितने सवाल हैं भाई? 3 सवाल हैं। इन तीनों में से मुझे दो तो कंफर्म है कि दो किस एरिया से आएंगे। इन 3 सवालों में से एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क का है और 2 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के हैं। सो इनफैक्ट अगर आप देख लो 30 मार्क्स यहाँ पे, 30 मार्क्स यहाँ पे, 60, और अगर इन दोनों का सम कर लो तो 40 मार्क्स का आपका टोटल सेक्शन सी है। तो सेक्शन ए इज ऑफ 30 मार्क्स, सेक्शन बी इज ऑफ 30 मार्क्स, 60 प्लस सेक्शन सी इज ऑफ 40 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर इस तरीके से पूरा होता है। हम बात करें सेक्शन सी के, जो एक 10 नंबर वाला सवाल है भाईजान, ये आता है आपका टेक्स्ट प्लानिंग से। ये जो एक 10 नंबर वाला सवाल आता है, ये आता है टेक्स्ट प्लानिंग से। ये भी एरिया डिफाइंड है, लेकिन मजे की बात ये है कि टेक्स्ट प्लानिंग कोई चैप्टर नहीं है बुक में। टेक्स्ट प्लानिंग कोई चैप्टर नहीं है बुक में। अगर आप इसको ढूंढने जाओगे ना, टेक्स्ट प्लानिंग का चैप्टर पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। टेक्स्ट प्लानिंग क्या चीज है, मैं थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि टेक्स्ट प्लानिंग डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट को प्लान किया जाता है। तो जब मैं रेलेवेंट स्लाइड पे जाऊंगा तो मैं टेक्स्ट प्लानिंग की एग्जांपल आप लोगों को दे दूंगा। अगली बात करते हैं, बचे ये 2 सवाल। सर ये 2 क्वेश्चन कहां से आते हैं? तो हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि 15 नंबर की जो 2 सवाल हैं, एक सवाल आएगा आपका इनकम टैक्स से, एक सवाल आएगा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स से। तो टैक्सेशन के पेपर में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमें ये चीज हैंड्स ऑन हो जानी चाहिए कि पेपर किस तरीके का आता है। कुछ जनरली आपसे बोले कि यार मार्च 23 में पेपर देने के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट हमारे लिए रेलिवेंट है? फाइनेंस एक्ट 2021। ये फाइनेंस एक्ट किन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट था भाई? जो जून 22 से लेकर मार्च 23 तक एग्जाम देंगे, उनके लिए फाइनेंस एक्ट रेलिवेंट है। पेपर किस तरीके का आता है भाई? 3 सेक्शंस में आता है। अगला सवाल बोले सेक्शन ए में क्या आता है, बताओगे? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के, 15 सवाल है, 2 नंबर का एक सवाल है। सेक्शन बी में क्या आता है भाई? इसमें 3 डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। एक सिनेरियो आता है सीजीडी का, एक सिनेरियो आता है इनहेरिटेंस का, एक आता है वैल्यू एडेड टैक्स का। और हर सिनेरियो के अपने 5 सवाल है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं सो कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आईएसटी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वैल्यू एडेड टैक्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से सेक्शन बी के ये एरियाज आपके टेस्ट होते हैं। सेक्शन सी में अगर हम बात करें, सेक्शन सी में बेसिकली सीआरक्यूज आते हैं, 3 सवाल आते हैं। 3 में से एक आता है टेक्स्ट प्लानिंग का, 2 आते हैं, 2 में से 2 15 मार्क्स की जो क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, एक क्वेश्चन है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स का। सो दिस इज हाउ एग्जामिनर हैज डिवाइडेड द टैक्सेशन पेपर इनटू डिफरेंट सेक्शंस। या तक किसी को कोई बात पूछनी है? क्लियर है सारे लोग? गुड इनफ। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले कुछ जर्नल बात करता हूं, कुछ जर्नल नॉलेज हम शेयर करते हैं। आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी माशाल्लाह, आप सारे कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो यकीनन बहुत सारी बातों का आइडिया आपको होगा। पाकिस्तान का टैक्स ईयर क्या डेट्स है? जुलाई से लेकर अगले साल जून तक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट्स। पाकिस्तान का टैक्स ईयर या पाकिस्तान का फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और अगले साल कहां तक जाता है? 30 जून तक जाता है। इस तरीके से बेसिकली ये जो फिस्कल ईयर है, ये हर कंट्री के अपने एक डिफाइंड डेट्स के मुताबिक चल रहा होता है। जो टैक्स ईयर है, ये हर कंट्री के एक डिफाइंड डेट्स के मुताबिक चल रहा होता है। अगर मैं बात करूं यूके के फिस्कल ईयर की या यूके के टैक्स ईयर की, यूके का फिस्कल ईयर जो चलता है भाईजान, वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से और एंड कहां होता है? 5 अप्रैल। पाकिस्तान का हमें पता है क्योंकि हम रहते हैं, हम रेजिडेंट हैं। 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून तक जाता है। यूके का फिस्कल ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल तक जाता है। और एक और बात सुन लो, जस्ट फॉर योर नॉलेज, 1962 या 1963 तक
पाकिस्तान का टैक्स ईयर भी यही डेट थी। पाकिस्तान आजाद हुआ 1947, उसके बाद से 1962 या 1963 तक भी पाकिस्तान की डेट्स भी यही थी टैक्स ईयर की, फिस्कल ईयर की। 6 अप्रैल से शुरू होता था, 5 अप्रैल पे एंड होता था, क्योंकि सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हम किसके फॉलो कर रहे थे? इंग्लिश लॉज फॉलो कर रहे थे। तो ये उनकी डेट थी, तो हम इस डेट को लेकर चलते रहे कुछ साल। उसके बाद हमने जाके चेंज कर दिया पाकिस्तान में, फिर जुलाई टू जून हो गया। लेकिन यूके का जो टैक्स ईयर है ये अभी भी 6 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 5 अप्रैल तक चलता है। जैसा मैं आपको बता चुका, हमारे लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट 2021 है। इस फाइनेंस एक्ट को हम फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर भी बोलते हैं। अब फाइनेंस एक्ट 2021 अगर मैं बोलूं या मैं बोलूं फिस्कल ईयर 2021, दोनों बातें सेम है। फिस्कल ईयर 21-22 के मुताबिक हम अपना पूरा टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, और फिस्कल ईयर 21-22 किस दिन से स्टार्ट होगा? 6 अप्रैल 21 से लेकर 5 अप्रैल 22 तक। अगर मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको बोलूं, कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई द डेट्स फॉर द फिस्कल ईयर 2021? जिस तरह फिस्कल ईयर 21-22 की डेट्स ये लिखी हुई हैं, इस तरीके से प्रीवियस फिस्कल ईयर की डेट्स क्या होंगी? 6 अप्रैल 20 से लेकर कहां पे एंड हुआ गई है? 5 अप्रैल 21। फिर 6 अप्रैल 21 से नेक्स्ट वाला शुरू हो गया होगा। और अगर इस तरीके से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं बोलूं भाई बताओ जरा फिस्कल ईयर 22-23 की डेट्स क्या होंगी, तो आप बोलोगे कि यार 6 अप्रैल 22 से लेकर कहां तक चलेगा? 5 अप्रैल 23 तक चलेगा, क्योंकि ये फिस्कल ईयर 21-22 अगर 5 अप्रैल को एंड हो रहा है तो 6 अप्रैल 22 को एक नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमने जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, लेकिन जो हमारे पढ़ने लायक चीजें हैं मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं और इसको लिंक कर देता हूं इस पॉइंट से। ये फिस्कल ईयर 21-22 this is relevant to those who are taking TX UK in the exam period from June 22 to March 23, कि जो स्टूडेंट्स इन तमाम 4 एडम्स के लिए जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 इन 4 एडम्स के लिए जो TX का पेपर देंगे, उनके लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर होगा फिस्कल ईयर 21-22, और इसकी रेलिवेंट डेट्स ये होंगी। ये डेट्स में इतनी इनको प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूं? उसका वजह यह है कि हम जितना कुछ भी पढ़ेंगे करेंगे, हमारी सारी कैलकुलेशंस, हमारी सारी वर्किंग्स इन डेट्स के मुताबिक होंगी। ऑल्दो ये डेट्स गुजर चुकी है, लेकिन कभी भी पढ़ने पढ़ाने के हिसाब से देखा जाए तो टैक्सेशन हमेशा पिछले साल का जो गुजर चुका वही पढ़ा जाता है। बेशक वो किसी भी कंट्री का टैक्स हो, वो पाकिस्तान का हो, यूके का हो, इंडिया का हो, पेपर पर्सपेक्टिव से हमेशा एक पिछला फाइनेंस एक्ट पढ़ा जाता है। ऑल्दो एक नया अलग चल रहा होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट चेंजेस आ रही होती है, इसलिए उसको नहीं पढ़ा जाता। जो एक्चुअल में गुजर चुका होता है, जो एक्चुअल में हो चुका होता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। यहां तक सही है भाई सारे? सो एक और चीज हमने अपने नॉलेज में इजाफा कर लिया कि फिस्कल ईयर रेलिवेंट क्या है हमारे लिए। फिस्कल ईयर 21-22 व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 6 अप्रैल 21 एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल 22। ये यूके के फिस्कल ईयर की भी हमने बात की। अब आ जाते हैं अगली चीज, यार गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों ले रही है या क्यों लेती है, या गवर्नमेंट को हमसे क्यों टैक्स लेना चाहिए? वेरी राइट। इन्होंने कहा, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि गवर्नमेंट की इनकम है हमारे टैक्सेस। हमारा टैक्स है गवर्नमेंट के लिए, ये हमारा टैक्स रेवेन्यू है। आप काम करते हैं, काम कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, आप अपनी इनकम कमाते हैं तो एक्सपेंस इंकर कर सकते हैं ना। आप पैसा कमाते हैं तो आगे खर्चे कर सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट भी पैसा कमाएगी तो आगे बहुत सारे खर्चे कर सकेगी। तो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है। गवर्नमेंट ये रेवेन्यू क्यों जनरेट कर रही है, क्यों ले रही है हमसे? उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स बनानी है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, आपकी जितनी फैसिलिटीज हैं ये जनरल पब्लिक को देनी है। आम आवाम के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सारे काम करना। सो उन कामों को करने के लिए खर्चे जरूरी हैं, पैसा चाहिए। खर्चे होंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसा कैसे लेती है? वो हमारे टैक्सेस से लेती है। हमारे मींस मैं इंडिविजुअल पर्संस की भी बात कर रहा हूं और मैं कंपनीज की बात भी कर रहा हूं। अगर आपने F4 में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी हो, या कभी भी किसी भी लॉ में, बीकॉम के लॉ में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी हो, तो पर्सन की डेफिनेशन में जिंदा इंसान भी आता है,
और कंपनीज भी आती हैं। जिंदा इंसानों को हम नाम देते हैं इंडिविजुअल पर्संस का, और कंपनीज का नाम देते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन। सो पर्सन की डेफिनेशन में दोनों लोग हैं, इंडिविजुअल पर्संस भी हैं प्लस बिजनेसेस भी हैं। वो बेशक बिजनेस आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो, वो बेशक प्राइवेट कंपनी हो, वो बेशक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, ये तमाम तरह के लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट अपने खर्चे मीट करने के लिए, अपने तमाम काम करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटीज के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। गवर्नमेंट तो हमारे टैक्सेस से करती है। पाकिस्तान का जो टैक्स डिपार्टमेंट है या पाकिस्तान का जो टैक्स डील करता है, उस इदारे का नाम है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बट एज फार एज यूके टैक्सेशन इज कंसर्न, तो यूके की टैक्स बॉडी का नाम हमारे सामने लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टैक्स गवर्निंग बॉडी। ये किसी एक खास टैक्सेशन बॉडी की बात नहीं कर रही, ये एक जर्नल बात लिखी हुई, जर्नल हेडिंग है कि किसी भी कंट्री की जो टैक्सेशन अथॉरिटी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो बेशक पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी हो, वो जर्मन टैक्स अथॉरिटी हो, वो रशियन टैक्स अथॉरिटी हो, वो किसी भी कंट्री की जो टैक्स अथॉरिटी होती है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लिंक कर देते हैं जो यूके की टैक्स अथॉरिटी है। यूके टैक्स अथॉरिटी नेम इज HMRC, स्टैंड्स फॉर हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। HMRC स्टैंड्स फॉर हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। आई डोंट नो कि अब ये हर को हिज करते हैं कि नहीं, बिकॉज रिसेंटली क्वीन की डेथ हुई है, तो मे बी पॉसिबल है इसको हिज मैजेस्टी कर दें या नहीं करें, उनका डिस्क्रिप्शन है, राइट। सो HMRC इज द यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी। जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, यूके में HMRC है। किसी भी कंट्री की जो टैक्स बॉडी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ HMRC की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी कंट्री की टैक्स बॉडी होगी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास लिखी हुई है, टैक्स कलेक्ट करना या टैक्स की पेमेंट्स करना। क्या मतलब हुआ टैक्स कलेक्ट करना या टैक्स पेमेंट करना? कि यार टैक्स कलेक्शन तो हमें समझ में आती है, आसान बात है, लोगों से टैक्स लेना। ये टैक्स पेमेंट क्या चीज है? रिलीफ देना, या कभी ज्यादा टैक्स लिया तो भाई पैसा वापस भी तो करना है ना यार, या रख के दबा लेना है? तो अगर कभी ओवर टैक्स ले चुके हो तो वापसी भी कर दो यार। नंबर 2 लिखा हुआ है पेइंग चाइल्ड बेनिफिट्स। चाइल्ड बेनिफिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आगे हम टैक्सेशन में देखेंगे। आपको अभी आज की क्लास में इतना बता देता हूं कि पेइंग चाइल्ड बेनिफिट्स यूके में कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक पर्सन की इनकम कम है ना, तो उसको उसके बच्चों के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं। एक सर्टेन लेवल से आपकी इनकम कम है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए आपके बच्चों की वजह से नंबर ऑफ चाइल्ड की बेस पे एक अमाउंट आपको दे रही होती है। सो ये भी HMRC का काम है। अगर HMRC या किसी भी टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि यार टैक्स पेयर अपने मामला सही लेकर नहीं चल रहा, क्या मतलब कि मामला सही लेकर नहीं चल रहा? मे बी पॉसिबल उसका टैक्स ज्यादा बनता है, वो कम दे रहा है, मे बी वो दे ही नहीं रहा, मे बी वो दे रहा है लेकिन डिले करके दे रहा है। सो इन रीजंस की वजह से कोई भी टैक्स अथॉरिटी टैक्स ऑडिट भी कर सकती है, और टैक्स ऑडिट में वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि वो फ्रॉड डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या टैक्स पेयर्स अपने मामला अपने टैक्स सही पे कर रहे हैं, क्या अंडर पेड तो नहीं कर रहे? तो ये तमाम काम करने के लिए ये मर्जी है HMRC की कि वो टैक्स ऑडिट भी स्टार्ट कर ले। अगला लिखा है मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड्स। भाई जिस तरह हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारा डाटा हमारा एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा होता है ना, इसी तरीके से जो लोग टैक्स देते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड पूरे का पूरा डाटा मेंटेन करना भी किसकी जिम्मेदारी है? टैक्स गवर्निंग बॉडी की जिम्मेदारी है। अगर आप और मैं यहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं तो हमसे रिलेटेड जितने भी टैक्स रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको अपडेट करना, ये एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम केस विद द यूके, वहां पे जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, वहां के टैक्स पेयर्स के तमाम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स को लेकर चलना, संभालना, करना, अपडेट करना, ये सारा काम HMRC की जिम्मेदारी है। Another point is written as identifying possible areas of tax generation. इसका कोई बेस्ट एग्जांपल दे सकता है कि पॉइंट का मतलब ये है कि टैक्स गवर्निंग बॉडी हमेशा ये देख रही होती है, ये ढूंढ रही होती है, कोशिश कर रही होती है कि हमें कोई ऐसे जगह मिले कि जहां पे हम अपना टैक्स ले सके लोगों से और मजीद ले सकें। सो आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन का मतलब कि देखते हैं कहां कहां पॉसिबली टैक्स लगा के हम लोगों से टैक्स मजीद कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूं। सिंध में
या पंजाब में, बाद में मैं सिंध की बात फिलहाल करूं, पाकिस्तान में शुरू के 2-3-4 साल तक करीम या उबर की सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं था, कोई सेल्स टैक्स नहीं था। आप सफर करते थे, आपका जो फेयर बनता था आप उतना किराया देके उतरे आते थे। 2-3 साल तक तो ये चलते रहे, लेकिन टैक्स वालों ने देखा यार ये तो बड़ी अच्छी टैक्सी सर्विस है, इसके तो सालों में लाखों लोग यूजर हो गए, इसके तो कस्टमर बेस बहुत बड़ी है, और ये तो लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, और इस पे तो टैक्स नहीं लगा हुआ, चलो इस पे टैक्स लगा देते हैं। तो उन्होंने फिर करीम उबर को 2018 से टैक्स कर दिया। अब आप अगर करीम की अपनी रिसीट देखेंगे तो उसमें आपको SST सिंध सेल टैक्स के नाम से या GST जनरल सेल टैक्स के नाम से आपको टैक्स नजर आएगा, और अगर 2018 से पहले की कोई रिसीट देखेंगे उसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने ढूंढा, कोशिश की कि इनको एक नजर आ गया यार इस चीज पे टैक्स लगा के हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। यार आप और मेरी भी तो हमेशा ये कोशिश ख्वाहिश रहती है ना कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, तो हमारा टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, इनकम है, तो गवर्नमेंट टैक्सेशन बॉडी की भी ये एक ख्वाहिश ये होती है कि उनका भी टैक्स रेवेन्यू बढ़े। तो उस टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वो हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं न्यू पॉसिबल एरियाज। सेम केस अनदर एग्जांपल कि अगर आप कबाबजीज जाओ, केबीज जाओ, आप यहाँ पे खाने जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, तो आप जब बिल देखोगे ना तो उसमें भी SST या GST के नाम से एक टैक्स लगा होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा 13% आई गेस। सो ये इन्होंने क्या किया, ये बहुत पुराने नहीं है, ये वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं क्या क्या चीज पे हम टैक्स लगा सकते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि इनकी कोशिश ये होती है कि अपने ये आइडेंटिफाई करते रहे पॉसिबल एरिया कि जहां से हमें टैक्स मिल सकता है। याद तक सही जी। फर्दर मोर, मैं, आप, कोई कंपनी, कोई तीसरा बंदा, कोई भी जो टैक्स पेयर है, उसको अगर किसी टैक्सेशन लॉ में कोई मसला है, कोई अनक्लैरिटी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो वो किसको लिखेगा, टैक्सेशन अथॉरिटी को लिखेगा कि भाई ये जो आपने नया कानून पास किया है मेरे बिजनेस के लिए बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं इसको कैसे फॉलो करूं, मैं इसको कैसे अप्लाई करूं। तो उस पर जवाब देना, उस पर क्लैरिफिकेशन देना, उस पर रिप्रेजेंटेशन देना, क्या ये टैक्सेशन अथॉरिटी का काम है या नहीं है ना। मैं आपको डील कर रहा हूं, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम उसी से पूछोगे ना, और मेरी जिम्मेदारी होगी इसको क्लियर करना। सो भाई इसी तरीके से हम HMRC को टैक्स दे रहे हैं, हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो भाई हमें जो बात समझ में नहीं आ रही उसके हम क्लैरिटी तो हमें दो। सो जो टैक्स अवेयरनेस है और किसी भी तरह की जो क्लैरिटी प्रोवाइड करना है, ये भी एक टैक्सेशन बॉडी का काम है कि वो टैक्स पेयर्स को उनके मामलात में हेल्प करे और इनकी टैक्सेशन मैटर्स को सॉल्व करे कि भाई किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। As I told you कि I work for like at KPMG's taxation department, तो ये तो हमारा डेली बेस का काम होता था। बहुत सारे क्लाइंट्स हम डील करते थे, जैसे हम इसे बहुत सारे फार्मा से रिलेटेड हैं, तो मैंने फार्मास में बहुत काम किया, GSK में, सनोफी में, तो ये हमारे क्लाइंट्स थे, तो इनका बड़ी टैक्सेशन देखी है। तो इनके बहुत सारे ऐसे लॉज आते थे जिन पे क्लाइंट हमें पूछता था यार ये हम क्लियर नहीं है, जरा इस पे आप कोई गाइडेंस दो। तो अगर हम डायरेक्टली दे सकते तो हम देते थे, वरना हम फिर वो एक लेटर लिखते थे FBR को या रेलेवेंट टैक्सेशन अथॉरिटी को कि भाई ये आपने जो लॉ पास किया इसकी जरा क्लैरिफिकेशन दो, ये किसके लिए इंप्लीमेंट है, क्या काम होगा, कैसे नहीं होगा, राइट। देती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बिजनेसेस के लिए हर चीज डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट थिंग, आखिरी पॉइंट सेकंड लास्ट से मिलता जुलता है, एजुकेट एंड इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट देयर टैक्स पेइंग ड्यूटीज। लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई ये मुल्क की बेहतरी के लिए टैक्स लिया जा रहा है, आप दो। जिस तरह कोविड डेज में कोरोना आप कॉल करते थे कहीं भी तो कोविड का एक मैसेज चल पड़ता था, आजकल भी किसी का चल रहा है। तो ये क्या चीजें, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वो अवेयरनेस दी जा रही होती है पब्लिक को कि यार ये एटलीस्ट सुन के इनको बार बार याद दयानी करवाएं, ताकि लोग अपने टैक्सेस पे करें, टाइम से पे करें, पूरे पे करें, ताकि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो, और अगर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो जनरल पब्लिक के लिए बहुत सारे काम हो रहे होंगे, राइट। सो हमने अभी तक जो बात इस पहले पेज पे डिस्कस की, हमने फाइनेंस एक्ट 21 की बात की, हमने उसके बाद पेपर फॉर्मेट डिस्कस किया, पेपर फॉर्मेट के बाद हमने फिस्कल ईयर की बात की। फिस्कल ईयर में हमारे पास हमने ये मेंशन किया द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक TX फॉर March 23, they are going to study TX syllabus according to the fiscal year 21-22, which starts from 6 April 21 and ends on 5th April 22. So all of us are required to study TX according to these days. हमारी सारी कैलकुलेशंस इसके मुताबिक ही परफॉर्म होंगी। और इसके अलावा हमने इसके बाद बात की कि किसी भी कंट्री की जो टैक्सेशन अथॉरिटी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं,
तो वो जिम्मेदारियां क्या होती है, ये सारे काम हमने, एक लंबी लिस्ट है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे लंबी लिस्ट डिस्कस करने के लिए नहीं आए हुए, हमने एक जनरल आइडिया के तौर पे बहुत सारी बात पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए कि एक टैक्सेशन अथॉरिटी क्या क्या काम करना उसके लिए जरूरी होता है। और यहीं पे हमने एक पॉइंट कंक्लूड किया कि जो यूके की टैक्सेशन अथॉरिटी है, नेम इज HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। अब आजे जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट स्लाइड पे पास रेट्स है हमारे पास, जरा काउंट कर सकते हैं कितनी अटेम्प्ट्स के पास रेट्स है ये, जल्दी से जरा काउंट कर सकते हैं कितने अटेम्प्ट्स के हैं? 13 अटेम्प्ट्स के पास रेट्स है। अच्छा, एक और चीज आइडेंटिफाई करें, इसमें कोई एक सेशन मिस्ड आउट है? नहीं, मार्च 22 के बाद के तो मैं बताता हूँ, 20 बीच में कोई मिस्ड है। मार्च 20 है, जून 20 क्यों नहीं है? एग्जैक्टली exactly. जून 20 इसलिए नहीं है बिकॉज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इस सेशन में पेपर ही नहीं हुए थे, इनफैक्ट आपके रिमोट एग्जाम में नहीं हुए थे, पेपर ही नहीं हुआ था, सो इसीलिए आपको जून 20 के रिजल्ट्स यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। 13 डैम्स के, जून 20 को भी हटा दो तो 13 डैम्स के हमारे पास पास रेट्स हैं। दो मजीद ऐड कर देता हूं, मार्च के बाद आपका गुजरा है जून, जून 22 52%, और जून 22 के बाद आपका एक और फिर गुजरा सेशन, वो कौन सा था भाई, सितंबर 22 52%। लिखो अपने पास, लिखना है तो। जून 22 का जो पास रेट था ये 52% था, और जो सितंबर 22 है उसके पास रेट्स भी 52% है। ये ग्लोबल पास रेट्स है। मिनिमम कितना नजर आ रहा है और मैक्सिमम कितना नजर आ रहा है, जल्दी से आइडेंटिफाई कर दे। मिनिमम अगर आप देखने जाओगे तो आपको 46 नजर आएगा, और अगर मैक्सिमम देखने जाओगे तो 52% यहां पे है, बाकी ये है 52%। आसान हो रही है? आई एम जस्ट कीपिंग साइलेंस फॉर 1 मिनट, देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो हम पास रेट्स की बात कर रहे हैं, ये
ऑलमोस्ट 15 अटेम्प्ट्स के हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इसमें दिसंबर 22 शामिल नहीं है बिकॉज अभी पेपर्स हुए हैं, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो इन पास रेट्स को देख के हमें एक चीज का अंदाजा हो रहा है कि मिनिमम इसमें 46 है और मैक्सिमम जो आज तक हुआ है वो 52। इनके इन बिटवीन ही आपके रिजल्ट्स आते हैं। और थोड़ा सा अपना भी बता दूं कि सर आपके पास रेट्स क्या हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ग्लोबल से तो बहुत ऊपर ही होता है। अगर मैं रिसेंट सेशंस की बात करूं तो उसमें 78%, 76% या 68%, तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स आते हैं टीएसए के, राइट। अब ये पास रेट्स हमारे सामने क्यों है डे 1 पे? कोई आइडिया हुआ ये पास रेट्स हमारे सामने क्यों है डे 1 पे? हमारा क्या काम है डे 1 पे इनको देखने का? तो भाई ये दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें कुछ भी करके इनमें रहना है। ये जितने परसेंट भी हो हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमें इसमें रहना है। ये बेशक 40% हो या ये 60% हो, ये 45% हो, ये 55% हो, हमने इस पास रेट्स में रहना है। और उस पास रेट में रहने के लिए क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। टैक्सेशन में ऐसा नहीं है कि मैं ये पेपर पढ़ाता हूं इस वजह से ये बात कर रहा हूं, बहुत खुल के बता रहा हूं कि टैक्सेशन में छोटी 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 बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आई बिलीव बहुत आसान चीजें हैं। ये वो नहीं है कि भाई ये रूल बेस्ड पेपर है पूरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप अपनी अजम्पशंस की बेस पे काम कर रहे होगे, या जो आता है कि भाई डिसीएंट्री बनाने, ऐसी कोई हरकत नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सिंपल टैक्स लॉ है, मे बी पॉसिबल किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया हो, आपके माइंड में वो होना चाहिए, उसके मुताबिक सारा काम होता चला जाएगा। छोटी 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 क्वांटम बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत आसान है। तो जब स्टूडेंट्स पढ़ने लगता है कहते हैं यार ये क्या इतनी सारी चीजें, लेकिन जब वो 2 से 3 सवाल प्रैक्टिस करता है तो उसको वो चीज हैंड्स ऑन हो जाती है। तो टैक्सेशन जैसे पेपर को पास करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और जितनी प्रैक्टिस शायद हम क्लास में करते हैं, आपकी किड में भी इतने सवाल नहीं है जितने हम क्लास में कर लेते हैं, जिसमें थोड़े बहुत किट के क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं, लेकिन बाकी सारे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे। बिकॉज F6 जैसे पेपर को पास करने के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो हम अपना पेपर पास कर सकते हैं, उसकी बेस पे हमारा आसानी से पेपर पास हो जाएगा, राइट। 2 टर्म्स हमारे सामने, क्विकली जरा इनको डिस्कस करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ द पॉइंट्स, मैं एक जनरल ओवरव्यू लेके बात करूंगा यहाँ पे जी। ऑनलाइन वंस, डू यू हैव एनी आइडिया कि टैक्स अवॉइडेंस क्या चीज होती है और टैक्स इवेजन क्या चीज होती है? आप लोग भी जरा सोचें जो सामने बैठे हैं प्लीज। ये टैक्स अवॉइडेंस, आपके सामने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप यू कैन रीड एंड देन कंक्लूड इन योर ओन वर्ड्स। कम कर देना। आप टैक्स अवॉइडेंस का बता रहे हैं किसी भी लीगल तरीके से टैक्स को कम कर देना या कम करने के लिए कोशिश करना। और टैक्स अवॉइडेंस इसके बिल्कुल अपोजिट, इवेजन इसके बिल्कुल अपोजिट है। टैक्स इवेजन हो या टैक्स अवॉइडेंस हो, अब जरा मेरे वर्ड सुनिएगा, टैक्स इवेजन हो या टैक्स अवॉइडेंस हो, दोनों में टैक्स लायबिलिटी हो जाती है कम। टैक्स इवेजन हो या टैक्स अवॉइडेंस हो, ये हमने ऐसी जर्नल डिस्कशन के लिए पॉइंट नहीं लिखा हुआ। यहां से 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट और फॉल्स अबाउट टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो 2 नंबर का सवाल आता है नॉर्मली। सो टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस में कॉमन चीज ये है कि इन दोनों की वजह से टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन एक है कानूनी तरीके से कम करना और एक है गैर कानूनी तरीके से कम करना। एक ऑप्शन है लीगल वे में रहते हुए टैक्स लायबिलिटी को कम करना, दूसरा ऑप्शन है इलीगल वे में रहते हुए टैक्स लायबिलिटी को कम करना। तो जो लीगल तरीका वो अलाउड बाय HMRC है, जो इलीगल तरीका वो तो कानून में वैसे ही मना है। टैक्स अवॉइडेंस को हम टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस को हम क्या नाम दे सकते हैं? टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग क्या चीज है? लीगल वेज में रहते हुए, लॉज में रहते हुए कोई लूप होल आइडेंटिफाई करना कि जो आपके फायदे में हो।
कानून में 2-3 ऑप्शंस हैं, आप उनमें से ऑप्शंस ले रहे हो, यार ऑप्शन बी में रहते हुए मेरी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, ऑप्शन ए बी सी तीनों अलाउड है, तो आपने बोला यार ऑप्शन बी मेरे लिए सही है क्योंकि इस ऑप्शन में रहते हुए मेरे लिए टैक्स लायबिलिटी कम है। सो ये तीनों ऑप्शंस अगर अलाउड है और इसमें से आपने ऑप्शन बी को ले लिया, सो यू अवॉइडेड द टैक्स। व्हाई? बिकॉज यू आइडेंटिफाइड अ लूप होल, यू आइडेंटिफाइड एन ऑप्शन कि जिस ऑप्शन को अगर आप ऑप्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे, सो दैट मींस यू आर अवॉइडिंग द टैक्स, यू आर रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी, यू आर मिनिमाइजिंग योर टैक्स लायबिलिटी बाय लीगल मींस। आप कानूनी तरीके में रहते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करोगे या कम करने की कोशिश करोगे, इट मींस you are following the tax avoidance or you are following the tax planning things। याद रख सही है। जो इवेजन है ना, इवेजन निकला इवेड से, इवेड का मतलब होता है छुपाना, गैर कानूनी तरीके से इनकम को छुपाना और इनकम छुपा के टैक्स लायबिलिटी को कम करना, दैट इज टैक्स इवेजन। और ये गैर कानूनी काम है और अगर आप पकड़े जाओ तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, फाइन भी लगता है, शायद जेल भी जाना पड़ जाए। तो ये बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं टैक्स इवेजन की, तो जहां पे आप जानबूझ के अपना टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स इवेजन सर किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे मैंने टैक्स अवॉइडेंस का बताया कि 3 ऑप्शंस है, तीनों में से आपके लिए जो बेस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। अब इवेजन क्या चीज है? इवेजन में फॉर एग्जांपल मैं इनकम कमा रहा हूं, लेकिन जब मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं इनकम दिखा ही नहीं रहा, एक है इनकम का हेड ही गायब कर दिया, छुपा दी, इनकम छुपा दी, तो ऑटोमेटिकली टैक्स लायबिलिटी भी नहीं आई। या मैं इनकम तो दिखा रहा हूं लेकिन कमाया 1 लाख है, दिखा 10,000 रहा हूं, सो ये कैटेगरी भी किसमें फॉल कर रही है? टैक्स इवेजन में, कि मैं अपनी इनकम छुपा रहा हूं, इनकम छुपाने की वजह से या गेन छुपाने की वजह से मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं उसको, जिसकी वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। लेकिन इस तरह से टैक्स लायबिलिटी कम करना इस टर्म्ड एज टैक्स इवेजन, और इसकी मैं आपको इंप्लीकेशंस भी बता चुका, फाइन्स, पेनल्टीज, जेल, ये सारी चीजें आपके पास आती है। और नॉर्मली एग्जामिनर सेक्शन ए में इस तरह का सवाल पूछ रहा होता है कि भाई जरा बताओ, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से सही के बारे में भी पूछ सकता है और गलत के बारे में भी पूछ सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, नहीं। मे बी पॉसिबल एग्जामिनर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, तो उसमें 3 सही होंगी, 1 गलत होगी, आपने गलत वाली बतानी कौन सी है। सो एग्जामिनर किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है, हमें नहीं मालूम, हमें हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से खुद को रेडी करना है। अगली जरा बात करते हैं, और ये इस स्लाइड पे जो मैं बात करूंगा, इस स्लाइड पे जो बात करके मैं वापसी जा रहा हूंगा फर्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड पे हम कहीं पे पेपर फॉर्मेट डिस्कस करके आए और पेपर फॉर्मेट में हमने ये कुछ चीजें लिखी थी कि सेक्शन बी में क्या सवाल आते हैं, सी में क्या सवाल आते हैं। यहाँ पे मैंने इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया था कि व्हाट इज सीडीडी, व्हाट इज आईएसटी, व्हाट इज वैट, इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, हमने नहीं बात की थी। बट नाउ जब मैं इस थर्ड स्लाइड पे जाऊंगा तो मैं यहां पे कुछ चीजें डिस्कस करके मैं वापसी जाऊंगा फर्स्ट स्लाइड पे और मैं वहां पे कुछ लिंक करूंगा चीजें, प्लीज। देखो यहां पे मैंने 3 चीजें हाईलाइट की हैं, ये 3 चीजें समझ जाओ, पूरे टैक्सेशन की गेम हमें समझ में आ जाएगी। आज हमारा डे 1 है, हमें ये 3 बातें समझ में आ गई, हमें पता चल जाएगा कि हमारे टैक्सेशन के पेपर में पूरे में है क्या। पहली हेडिंग है हमारे पास इनकम बेस्ड टैक्स, दूसरी हेडिंग है हमारे पास कैपिटल बेस्ड टैक्स, और तीसरी हेडिंग है हमारे पास गुड्स और सर्विस टैक्स। टैक्सेशन पूरा यही है। F6 की बुक अगर आप देखोगे तो आपको बहुत हैवी ड्यूटी बुक लगेगी, और अगर आप इसकी किट भी देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एक थिक उसकी वो है, बहुत ज्यादा पेजेस हैं दोनों में, बुक में भी किट में भी। लेकिन ये चीजें समझ लो, आपको सारा कुछ आसान लगेगा। देखो भाई, इनकम कमाने की वजह से अगर टैक्स लगे, दैट इज टर्म्ड एज इनकम बेस्ड टैक्स। ऐसा टैक्स
जिसकी बेस या वजह या रीजन इनकम है, तो ऐसे टैक्सेस को क्या नाम दिया जाएगा? इनकम बेस्ड टैक्स, कि ये टैक्स लग रहा है इनकम कमाने की वजह से। दूसरी हेडिंग, कैपिटल बेस्ड टैक्स, ऐसा टैक्स जिसकी वजह कोई कैपिटल एसेट्स है। जब भी कैपिटल की बात होती है तो कैपिटल की बात होती है तो हमारे माइंड में नॉन करंट एसेट्स आने चाहिए। सो कोई भी ऐसा टैक्स जो किस वजह से लग रहा है, कैपिटल एसेट्स की वजह से लग रहा है, नॉन करंट एसेट्स की वजह से लग रहा है, तो ऐसे टैक्सेस को नाम दिया जाएगा कैपिटल बेस्ड टैक्स। आई रिपीट, इनकम की वजह से टैक्स लगे तो इनकम बेस्ड टैक्स, कैपिटल एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स की वजह से टैक्स लगे तो कैपिटल बेस्ड टैक्स। याद रख सही है। डिफरेंट तरह की सर्विसेज अवेल कर रहे हो, एयरलाइन सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, वहां भी हम टैक्स पे करते हैं। सो ये जो हम कंजम्पशन पे टैक्स दे रहे हैं, गुड्स कंज्यूम करने पे या सर्विसेज कंज्यूम करने पे, मैं सेल की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूं? कंज्यूम करने की, यूज करने की। आप न्यू ड्रेस लेने गए, न्यू शर्ट्स लेने गए, तो वहां भी जीएसटी पे करके आ रहे हो। एयरलाइन सर्विस यूज की, कोई डाइन इन करने चले गए, आपने फूड पार्टा किया, किसी भी तरह की कोई सर्विस या गुड्स परचेज करोगे उस पर भी टैक्स है। सो गुड्स और सर्विसेज की वजह से जो आप पे टैक्स लगे वो आपका कौन सा टैक्स है? गुड्स और सर्विस टैक्स। याद रख सही है। तो तीन हेडिंग्स में हमने मेनली बात की, ब्रॉडली टैक्सेस तीन तरह से डिफाइन किए गए। पहला इनकम बेस्ड टैक्स, ऐसा टैक्स जो इनकम की वजह से लगे। नंबर 2 कैपिटल बेस्ड टैक्स, ऐसा टैक्स जो नॉन करंट एसेट की वजह से लग रहा हो। थर्ड गुड्स और सर्विस टैक्स, वो टैक्सेस जो गुड या सर्विसेज की वजह से लगे। आगे बात करते हैं। इनकम बेस्ड टैक्सेस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। Income based taxes are further categorized into two categories. One of them is income tax and number 2 is corporation tax. मैं, आप, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, सारे जिंदा इंसान जो इनकम कमा रहे हैं, इनको टैक्स देना पड़ता है। जब एक इंडिविजुअल पर्सन की कमाई गई इनकम पे टैक्स लगे, उसको नाम दिया जाता है इनकम टैक्स। एक कंपनी भी काम कर रही होती है, वो भी प्रॉफिट्स कमा रही होती है, लेकिन कंपनी की इनकम पे जब टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स नाम नहीं दिया जाता। क्या नाम दिया जाता है? कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम हम भी कमाते हैं, कंपनीज भी कमाती हैं, दोनों के लिए इनकम बेस्ड टैक्स तो है, लेकिन जब हम टैक्स पे करेंगे इंडिविजुअल पर्सन, तो कौन सा टैक्स होगा? वो इनकम टैक्स। और जब एक कंपनी टैक्स पे करेगी उसको क्या नाम दिया जाएगा? कॉर्पोरेशन टैक्स का। दोनों की वजह क्या है? कमाई गई इनकम। मैं अपनी कमाई गई इनकम पे टैक्स दे रहा हूं तो वो इनकम टैक्स है। मेरी कंपनी अगर कोई मैंने बनाई हुई है, मेरी कंपनी अगर कोई टैक्स पे कर रही है तो कंपनी के लिए कौन सा टैक्स होगा? कॉर्पोरेशन टैक्स। यहां तक सही है? किसी भी तरह की कंपनी में आप डिस्टिंग्विश नहीं करते हो कि ये छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है, कोटेड है, अनकोटेड है। नो, इफ इट इज फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, टैक्स का नाम क्या बन जाएगा? कॉर्पोरेशन टैक्स। यहां पे सही जी। तो हमने यहां पे दो चीजें सोची कि इंडिविजुअल पर्सन भी इनकम कमाता है, टैक्स देता है, एक कंपनी भी इनकम कमाती है, टैक्स देती है। सो एक इंडिविजुअल पर्सन की कमाई गई इनकम पे जब टैक्स होगा उससे क्या नाम दिया जाएगा? इनकम टैक्स। और अगर एक कंपनी की कमाई गई इनकम पे टैक्स होगा उसे नाम दिया जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स। याद रख सही है। फर्दर एक और कैटेगरी है, मैं अपनी इनकम की वजह से टैक्स दे रहा हूं, मेरी इनकम की वजह से मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, सो इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। सेम केस विद द कंपनी को भी अपने कमाए गए प्रॉफिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा। सो कंपनी के कमाए जो गए प्रॉफिट्स पे जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, सो कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। अब एग्जामिनर यहाँ पे दो तीन तरह से सवाल पूछता है हमसे। एग्जामिनर कहता है चलो बताओ इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे इनकम टैक्स। फिर वो अगला सवाल पूछेगा कि इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स को इनकम टैक्स तो कहा जाता है, लेकिन ये बताओ ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो कौन सा टैक्स है? ये डायरेक्ट टैक्स है। बिकॉज डायरेक्ट क्यों है? पहली रीजन हमने डिस्कस की कि ये इनकम बेस्ड क्यों है, क्योंकि हमने इनकम कमाई, इनकम कमाने की वजह से टैक्स लग रहा है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? ये डायरेक्ट टैक्स है। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कॉलम। कंपनी भी अपनी कमाई की इनकम की वजह से टैक्स देना पड़ रहा है, सो कंपनी के लिए भी जो कॉर्पोरेशन टैक्स है दैट इज अ काइंड ऑफ अ
डायरेक्ट टैक्स। यहां तक सब ओके? आजो जरा जल्दी से बात करते हैं। स्लाइड 1 पे वापसी गए, स्लाइड 1 पे वापस आए, जरा सेक्शन सी देखो। सेक्शन सी के ये दो सवाल देखो, सेक्शन सी के ये दो सवाल देखो। एक सवाल किसका है? इनकम टैक्स का। दूसरा सवाल किसका है? तो इनकम टैक्स के सवाल में अब हमें मालूम चल गया कि इनकम टैक्स के सवाल में यकीनन यहां पे हम किसकी टैक्सेशन की बात कर रहे होंगे? इंडिविजुअल पर्सन टैक्स की बात कर रहे होंगे, और यहां पे हम कंपनी टैक्स की बात कर रहे होंगे। और दोनों के लिए हमें एक चीज मालूम चल गई कि दीज टू आर कैटेगराइज्ड इनकम बेस्ड टैक्सेस। ये दोनों कौन से टैक्सेस हैं? इनकम बेस्ड टैक्सेस। यहां तक सही है जी? और ये सेक्शन सी में 15 नंबर का सवाल इनकम टैक्स का आएगा, यानी कि आप और मेरी टैक्सेशन पे आएगा, इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन पे आएगा, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी कंपनी की टैक्सेशन पे आएगा। तो ये दो बातें तो हमें कंफर्म हो गई। आगे बात करते हैं कैपिटल बेस्ड टैक्स। जिस तरीके से इनकम बेस्ड टैक्स को ऊपर दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया, इसी तरीके से इस कैपिटल बेस्ड टैक्स को भी दो तरीके से डिफाइन किया गया। आप जिंदगी में अपना कोई नॉन करंट एसेट बेचो, बाय द वे सारे माशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ के F3 F7, कंपनी मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूं बिजनेस अगर इन्वेंट्री बेचे, तो इन्वेंट्री बेच के जो पैसा कमाते हैं उसको इनकम नाम दिया जाता है, प्रॉफिट नाम दिया जाता है, या गेन्स बोला जाता है? इन्वेंट्री सेल करके जो पैसा कमाया जा रहा है उसको इनकम या प्रॉफिट कहा जाता है, उसको गेन नहीं कहा जाता। इन्वेंट्री बेच के जो पैसा कमाया जाए वो आपकी इनकम है, वो आपका रेवेन्यू है, वो आपका प्रॉफिट उसमें से निकलेगा। इसीलिए इनकम स्टेटमेंट में आपका टॉप लाइन आइटम ही क्या होता है? सेल्स। और नॉर्मली आपने क्या चीज सेल की होती है? इन्वेंट्री सेल की होती है। आपकी इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होती है? सेल। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वगैरह करते करते आप नेट प्रॉफिट पे आ जाते हो। इन्वेंट्री के बिकने पे जब आप इनकम कमाओगे तो आपका कैपिटल गेन नहीं है। कैपिटल गेन किसे कहा जाता है? वो अमाउंट, वो पैसा, वो प्रॉफिट, वो गेन जो आप वन ऑफ ट्रांजैक्शन से कमाते हो। टीएसए का काम है ट्यूशंस प्रोवाइड करना। ये ट्यूशंस प्रोवाइड करके पैसा जो कमा रहे हैं, ये इनके लिए क्या है? इनकम है या रेवेन्यू है? बिकॉज ये इनकी ऑनगोइंग एक्टिविटी से इनको पैसा मिल रहा है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो उसकी ऑनगोइंग एक्टिविटी होगी इन्वेंट्री का सेल होना। तो इन्वेंट्री के सेल होने से जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा? उसका रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर टीएसए अपने एसीज को उतार के बेचे, एयर कंडीशनर्स को बेचे, या रोस्टम्स को बेचे, या फर्नीचर को बेचे, तो अब भी तो टीएसए को पैसा मिलेगा ना यार। लेकिन अब मिलने वाला पैसा क्या रेवेन्यू है या कैपिटल गेन या लॉस है? कैपिटल गेन या लॉस है, बिकॉज टीएसए का बिजनेस ये नहीं है कि वो एसीज को बेचे, टीएसए का बिजनेस कुछ और है। तो एक जो ऑनगोइंग एक्टिविटी से आपको पैसा मिले वो आपके रेवेन्यू होता है, वो आपकी इनकम होती है। लेकिन वन ऑफ ट्रांजैक्शन से जो आपको पैसा मिलता है वो आपके लिए कैपिटल गेन्स क्लासिफाई होता है। लेकिन अगर यही बात दूसरे पर्सन के लिए सोचो, डॉलर्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, डॉलर्स कंपनी का काम ही क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? एसीज बेचना। अब डॉलर्स कंपनी के लिए एसीज का बिकना इनकम होगा या कैपिटल गेन होगा? इनकम होगा, उनके लिए रेवेन्यू होगा, क्योंकि उनका काम धंधा ही यही है, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही है, उनके ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ही यही है। यहां तक बात क्लियर हो रही ना भाई? सो अगर यूके में कोई भी पर्सन अपना कोई नॉन करंट एसेट बेचे, पर्सन की डेफिनेशन में अगेन दो लोग आते हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी और कंपनीज भी। सो जब कभी भी कोई पर्सन कोई नॉन करंट एसेट बेचे तो बेचने पे अगर गेन कमाए तो उस पर एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसे क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल गेन टैक्स। के बारे में लिखा है CGT is applicable on the sale, transfer, gift of non-current assets। यहाँ पे करंट एसेट ही लिखा है, यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं लिखा। क्या लिखा है? नॉन करंट एसेट्स। क्योंकि नॉन करंट एसेट्स का बेचना ये हर रोज की एक्टिविटी नहीं है, ये वन ऑफ एक्टिविटी है, राइट? सो वन ऑफ एक्टिविटीज, इस तरह के नॉन करंट एसेट्स को अगर आप बेच के गेन कमा रहे हो, सो दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। बाय द वे, आपने अपनी एक गाड़ी बेची, आपने गाड़ी खरीदी थी 2021 में, आपने लेट्स से ऑल्टो खरीदी थी, उस टाइम पे 14 लाख की थी, आज माशाल्लाह वो 24 लाख की है।
आपने बोला यार धंधा करते हैं, आपने गाड़ी बेच दी, कितने का गेन कमाया? 10 लाख। तो ये आपने जो गेन कमाया, दिस गेन इज योर कैपिटल गेन टैक्स। आपका काम नहीं है गाड़ियां बेचना। अगर गाड़ियां बेचना आपका काम कारोबार होता, अगर आप शोरूम वाले होते तो आपके लिए रेवेन्यू होता। आपने वन ऑफ ट्रांजैक्शन की और उस पर गेन कमाया, सो दिस गेन इज टर्म्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। अब इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है कि सीजीटी इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये डायरेक्टली किस ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है? जो आपने बेचा और बेच के गेन कमाया। याद रख, सही है। अब हम देखो यहां पे सीजीडी लग रहा है नॉन करंट एसिड के बिकने की वजह से। तो कोई भी हमने कैपिटल बेस्ड टैक्सेस में ये बात की थी कि कोई भी ऐसा टैक्स जो किसी नॉन करंट एसिड की वजह से लगे, कोई भी ऐसा टैक्स जो किसी नॉन करंट एसिड की वजह से लगे, वो आपका कैपिटल बेस्ड टैक्स है। जिसमें हमने एक कैटेगरी की बात तो कर ली कि जिंदगी में आपने कोई एसिड बेचा तो वो सीजीडी होगा, उसमें सीजीडी लगेगा। इनहेरिटेंस की बात करते हैं। यूके में एक पर्सन की डेथ हो गई, उस मरे हुए पे भी टैक्स लगा देते हैं। किस नाम से लगा देते हैं? इनहेरिटेंस टैक्स। एक पर्सन की डेथ हुई, उसकी डेथ के वक्त उसका देखा जाएगा ये कितना मालदार था। डिसीज पर्सन की स्टेट कैलकुलेट होगी। स्टेट कैसे कैलकुलेट होगी? भाई इसके एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितनी, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो, देखो इसके पास नेट कितनी स्टेट आती है। उसमें भी आपके यकीनन नॉन करंट एसेट शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल घर, फॉर एग्जांपल गाड़ी, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग्स, तमाम तरह की चीजें यहां भी नॉन करंट एसेट्स मेनली शामिल होते हैं। तो जहां पे किसी भी, जब नॉन करंट एसेट्स की वजह से टैक्स लगे तो उसे नाम दिया जा गया कैपिटल बेस्ड टैक्स। लेकिन जब वो एसेट जिंदगी में बेचे, ट्रांसफर किए, गिफ्ट किए, तो उनपे कौन सा टैक्स लगेगा? कैपिटल बेस्ड टैक्स। और इनहेरिटेंस टैक्स कब लगेगा? जिंदगी में नहीं लगेगा, बल्कि कब लगेगा? डेथ के वक्त। सो इनहेरिटेंस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट एट टाइम ऑफ डेथ। और इसके बारे में लिखा गया ये ना तो डायरेक्ट टैक्स है ना ही इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन से थे? ऊपर भी डायरेक्ट है, दिस वन एंड दिस वन, ये सारे के सारे डायरेक्ट है। क्यों? ऊपर वाले इनकम बेस्ड टैक्सेस में इनकम कमाने की वजह से टैक्स लगा, दैट इज द रीजन डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन्स होने की वजह से टैक्स लग रहा है, सो ये सीजीडी भी डायरेक्ट टैक्स है। तो यहां पे हमें कोई गेन वेन थोड़ी हो रहा है, इनकम थोड़ी कमा रहे हैं। मरा हुआ ना गेन कमाएगा ना इनकम कमाएगा, उसके तो सिंपल सारी चीजें दूसरों को ट्रांसफर होंगी डेथ के वक्त। तो डेथ के वक्त जब एसेट ट्रांसफर होते हैं तो उस वक्त जो टैक्स लगता है आईएसटी, ना ही ये डायरेक्ट टैक्स है ना ही ये इनडायरेक्ट टैक्स। याद रख, सही है, नीदर काइंड ऑफ टैक्स है जी। जी, तो बिल्कुल उस लॉस को भी एडजस्ट करने के लिए रिलीफ मिलता है, राइट। डोंट वरी कि अगर एक पर्सन को गेन हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो रिलीफ मिलेगा। आगे जाके देखेंगे। मैंने कैपिटल बेस्ड टैक्स में बात की कि नॉन करंट एसेट्स की वजह से जब टैक्स लगे तो उसे कैपिटल गेन टैक्स दिया बोला जाता है। अब हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया, जरा लिंक कर लो। देखो सीजीडी है यहाँ पे सेक्शन बी में, सीजीडी के साथ साथ आपका इनहेरिटेंस टैक्स भी है सेक्शन बी में। सो ये जो दो एरियाज हम यहाँ पे लिख के आए थे, जिस तरह के हमने इनके बारे में बात की कि ये दो एरियाज हैं, ये आपकी इनकम बेस्ड टैक्स है, और ये जो दो एरियाज है ये आपकी कौन से हैं? कैपिटल बेस्ड टैक्सेस। याद रख, सही है। Income tax is a direct tax, corporation tax is a direct tax, CGT is a direct tax, inheritance tax is neither kind of tax। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही है। देखो पढ़ाई का मजा जब ही आता है जब हम सिर्फ सुन ना रहे हो, सुन के माइंड में भी रख रहे हो, चीजें समझ रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, तो फिर मजा आता है पढ़ने। आखिरी बात करते हैं। अब यकीनन आखिरी में आपको समझ में आ गया कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? वैट की बात करने जा रहा हूँ। वैट के बारे में हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था, हमने तीन तरह से कैटेगराइज किया था, तीन वजहों से टैक्स लगता है। पहली वजह थी इनकम बेस्ड टैक्स, दूसरी वजह क्या बनी? नॉन करंट एसेट्स, जिंदगी में बेचे तो सीजीटी, डेथ के वक्त ट्रांसफर हुए तो आईएसटी। आखिरी बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगता है, इट इज लिवाइड अपॉन द कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब तक आप और मैं गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम नहीं करेंगे हम इस टैक्स से बचे रहेंगे। वैट को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका यह है कि भाई खरीदना छोड़ दो, चीजें कंज्यूम करना छोड़ दो, शिश के छोड़ दो। महंगी महंगी चीजें खरीदोगे उतना ज्यादा वैट देना पड़ेगा।
500 की शर्ट खरीदोगे 17% वैट है, 5000 की खरीदोगे तब भी 17% है, लेकिन 500 का 17% कुछ छोटी वैल्यू होगी, 5000 का 17% कुछ ज्यादा वैल्यू होगी। सो ये एक ऐसा टैक्स है जो कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है कि हम कोई गुड्स खरीदे, फॉर एग्जांपल आप खरीदने गए, आजकल सर्दी चली, लोशन खरीदने चले गए, तो आप उस लोशन पे 3 प्राइसेस देखोगे। फॉर एग्जांपल लिखा होगा 150, फिर उसमें 20 शामिल किया होगा, फिर लिखा होगा 170, आप क्या देख के आओगे? 170 देकर आओगे। तो जो 170 आप देकर आ रहे हो, इस 170 में जो 150 और 170 का जो डिफरेंस है 20, वो आप क्या पे करके आ रहे हो? गुड्स और सर्विस टैक्स। ऑब्वियसली आपने ये प्रोडक्ट खरीदा तो गुड्स का टैक्स है ये। आप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, आप किसी भी रेस्टोरेंट गए, खाना खाने गए, वहां पे खाने के बिल के साथ आपको जीएसटी नजर आएगा। सो बेसिकली वो जीएसटी गुड्स का नहीं, वो सर्विस जो आपने अवेल किया, वहां पे बैठ के खाना खाया, सब किया, तो उसका सर्विसेज का टैक्स आप देके आओगे। और इस टैक्स की कैटेगरी क्या है भाईजान? ये कौन सा टैक्स है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स को पाकिस्तान में जीएसटी कहा जाता है और यूके में क्या नाम है इसका? वैल्यू एडेड टैक्स। यूएई में भी इसका नाम क्या है? वीएटी। 2018 से पहले वीएटी नहीं था यूएई में, लेकिन अब से माशाल्लाह वो बिजनेस हब जो बन गए हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले लोगों को आदत लगाई, अब उनसे टैक्स भी ले रहे हैं। सो 2018 से उन्होंने जीएसटी भी लगा दिया। एंड फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, ये अब अनकरीब, अभी वहां पे फिलहाल कंपनीज पे कोई टैक्स नहीं है, अनकरीब यूएई वगैरह में कंपनीज की टैक्सेशन भी होने वाली है, कंपनीज का भी 5% टैक्स आने वाला है, राइट? वैट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, वैट सेक्शन बी में आता है, 10 नंबर का सवाल है। और वैट के बारे में आखिरी चीज, ये कौन सा टैक्स है? हमने इनकम टैक्स को बताया, ये डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में डिफाइन किया, डिसाइड किया, डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। आईएसटी नीदर काइंड ऑफ टैक्स है। लेकिन जो वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। सो वैट के बारे में आखिरी पॉइंट ये लिखा है कि वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नहीं लिखा तो ये लिखा है लास्ट में, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या हुआ इनडायरेक्ट टैक्स का? वैट बिजनेसेस के लिए नहीं है। वैट किसके लिए नहीं है? बिजनेसेस के लिए नहीं है। तो किसके लिए भाई? आप और मेरे लिए, एंड कंज्यूमर्स के लिए। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, एक ऑप्शन है हम चीजें खरीदना छोड़ दें, गुड्स एंड सर्विसेज जितनी कम अवेल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा इस टैक्स से बचा जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। ये किसके लिए है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन कौन लोग कर रहे होते हैं? एंड कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे होते हैं। जो वैट रजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं वो वैट देते हैं तो उनको वापसी भी मिलता है। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने वैट दिया, उसको वापस भी मिल जाएगा। अगर एक होलसेलर है, उसने वैट दिया तो उसको वापस भी मिल जाएगा। होलसेलर के बाद रिटेलर ने वैट दिया तो रिटेलर को वैट वापस भी मिल जाएगा। रिटेलर के बाद कौन लोग आते हैं? हम गरीब लोग आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं। हम वैट पे करते हैं, हमें वैट वापस नहीं मिलता। तो वैट एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट हमारी है, कंज्यूमर की है, एंड कंज्यूमर की। सो वैट डायरेक्टली हम पे नहीं चार्ज हुआ, इनडायरेक्टली हमारे ऊपर आया। मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफर हुआ होलसेलर पे, होलसेलर से ट्रांसफर हुआ रिटेलर पे, इन्होंने दिया लेकिन वापस भी ले लिया। तो घूमता घुमाता ये सारा बर्डन किसके ऊपर आके गिरा? हम लोगों के ऊपर आके गिरा। सो वैट, इसी वजह से हम यहाँ पे इनकम कमाने की वजह से डायरेक्टली टैक्स दे रहे थे, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। कंपनी भी प्रॉफिट्स कमाने की वजह से टैक्स दे रही है, तो कंपनी का टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे हमने गेन्स कमाए, डायरेक्टली उन गेन्स पे टैक्स लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स है। ये तो डेथ के वक्त ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमने बात की ना, कि ये जो एक से दूसरे पर ट्रांसफर हुआ, दूसरे से तीसरे, ये बिजनेस से ट्रांसफर होते होते करते एंड कंज्यूमर के ऊपर आगे ऊपर सारा बर्डन गिरा। सो दैट इज द रीजन गुड्स और सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर अस। तो हमने ये कैटेगरी को याद रखना है, हमें ये सेक्शन से लिंक कर दिया हमने सारी चीजों को। अब आखिरी दफा कंक्लूड करते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन सी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉर्पोरेशन टैक्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन सी में। कैपिटल गेन टैक्स 10 नंबर का सेक्शन बी में। इनहेरिटेंस टैक्स 10 नंबर का सेक्शन बी में। और वैट जो है भाईजान, ये वैट का टॉपिक भी सेक्शन बी में, ये आपका 10 नंबर का आता है। आप इफेक्टिवली सोचो, यही आपका पूरा सिलेबस है। इसी सिलेबस में से रहते हुए अगर मैं इस 10 नंबर को छोड़ भी दूं, 30 + 30 60 मार्क्स तो कंफर्म आपको बता दिया एग्जामिनर ने कि मैं कहां से पूछूंगा। अभी भी पेपर पास नहीं हो तो फिर तो हमारा मसला है ना यार।
ये F7 की तरह थोड़ी जा सेक्शन बी का पता ही नहीं है कि सवाल कहां से, कौन से आईएस से आएगा, कौन से एफआरएस से आएगा, या सेक्शन सी में पता नहीं है कि रेशियोज के साथ लिंक हो गया आएगा या विदाउट रेशियोज आएगा, नहीं पता ना, या तो सारी से पहले से मालूम है। और बाकी इसमें अगर मैं 30 मार्क्स ये वाले सेक्शन सी के जो 15 नंबर के 2 सवाल है, और अगर 30 मार्क्स सेक्शन बी वाले 60 एडअप कर दूं, बाकी 40 भी ऑटोमेटिकली कवर हो गया हमारे। कैसे? बिकॉज मैं टेक्स्ट प्लानिंग के बारे में बता चुका, ये ओवरऑल सिलेबस पूरा पढ़ा हो तो कहीं से भी आता है सवाल, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सेक्शन ए भी किसी भी सिलेबस एरिया से आता है। सो अल्टीमेटली हमें ये 5 एरियाज डिफरेंट पढ़ने हैं, ये 5 एरियाज पढ़ने, हमारा सारा कुछ हो जाएगा कवर इसमें। यहां तक डन हो गया। अब अगली चीज, एज यू गाइस नो कि हमारी जो क्लासेस है ये वीक में 4 क्लासेस होंगी, 2 मेरे साथ होंगी, 2 सरकंबर के साथ होंगी, विच आर ऑन सैटरडे एंड संडे। सरकंबर सैटरडे संडे पे लेंगी क्लास, वीकेंड्स पे। अब इसमें स्टूडेंट का ये तो सर हम परेशान तो नहीं हो जाएंगे कि एक पेपर 2 अलग बंदे पढ़ा रहे हैं? तो भाई कोई मसला नहीं है, ये बहुत अरसे से हम ऐसे पढ़ा रहे हैं और हमेशा ऐसे चलता है, कोई नई पहली दफा नहीं है। और इसमें हमारे जो एरियाज है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने उनकी क्लासेस नहीं ली तो मेरी क्लास में मसला होगा, मेरी क्लास नहीं ले सके किसी भी वजह से, छोड़नी नहीं है, लेनी है हमेशा। अगर नहीं भी ले सके व्हाट्सएवर रीजन, तो उनकी क्लास में मसला होगा, ऐसा नहीं। हमारे एरियाज बिल्कुल डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, किसी भी तरह का कोई किसी को मसला नहीं। इनफैक्ट बल्कि ज्यादा अच्छा रहता है कि 2 ट्यूटर्स हैं ग्रुप में मौजूद, हो सवाल पूछ रहे तो 2, एक जवाब नहीं दे रहा तो दूसरा दे रहा है। और ऐसा भी नहीं कि उनके एरिया का जवाब मैं नहीं दूंगा, भाई मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो हम बड़ा हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम सारा कुछ पढ़ाते हैं, और हमेशा ऐसा चलता है। बल्कि इंशाल्लाह आपको मजा आएगा F6 पढ़ के। अगली कुछ बात करते हैं, अगली कुछ बात ये हम करते हैं कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स की। भाई ऑनलाइन वंस, यहां तक जितने भी हमने डिस्कशन की, किसी को कोई मसला मसाइल, कोई क्यूरी, अनक्लैरिटी, डिसएग्रीमेंट हो तो प्लीज पूछ ले। आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड। इफ यू गाइस आर ओके देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हमने बात की। इनकम कमाने की वजह से टैक्सेस लग रहे हैं, डायरेक्ट है। गेन की वजह से टैक्स लग रहा है, डायरेक्ट है। यहाँ ना बंदा मरा हुआ बंदा इनकम कमा रहा है, ना मरा हुआ बंदा गेन कमा रहा है, वो तो मर गया, खत्म, उसको दुनिया से डिपार्ट हो गया वो। अब उसके लिए ये जो टैक्स है ना ये डायरेक्ट है ना है ये इनडायरेक्ट, इज नीदर काइंड ऑफ टैक्स लिखा है इसके बारे में। जी ऑनलाइन वंस, एनी confirmation from your side, you may write in the chat box please, and I would appreciate if you please write. आप लोगों को कोई मसला मसाला याद तक सब ओके चल रहा है? सही। All right, Syed Mohsen, for your and thank you for your prompt reply. टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स में 3 हेडिंग्स हैं। एक को बोला गया प्रोपोर्शनल, एक को नाम दिया गया प्रोग्रेसिव, एक को नाम दिया गया रिग्रेसिव। इनफैक्ट फर्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव, सेकंड वन इज प्रोपोर्शनल एंड थर्ड वन इज रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल है छोटी छोटी सी, अभी बात समझ में आ जाएगी। आप इनकम कमा रहे थे 1000 रुपए, और इस 1000 पे लेट से टैक्स कितना दे रहे थे? 200। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज हाइपोथेटिकल फिगर्स, राइट? हमें पॉइंट एक और कंक्लूड करना है यहाँ। अल्लाह ने आपकी इनकम बढ़ा के 1000 से कर दी 2000, ट्वाइस कर दी, मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से बढ़ गई। लेकिन इस 2000 पे जब आप टैक्स देने गए तो आपको टैक्स बेसिकली कितना देना पड़ा? अगर मैं इस टैक्स को भी 2 से बढ़ाता तो यहाँ पे कितना आता? 400 आता। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स बढ़ा ये 2 के प्रोपोर्शन से थोड़ा ज्यादा बढ़ा। सो इसका मतलब हमारी इनकम पे ऐसे टैक्स रेट्स लगे कि हमारी जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ी, हमारा टैक्स उस प्रोपोर्शन से थोड़ा ज्यादा बढ़ा। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। कि जिस तरह से इनकम बढ़ी, टैक्सेस उससे ज्यादा बढ़ गए, तो इसको क्या नाम दिया गया? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। अनदर एग्जांपल, आपकी इनकम थी 1000 और इस 1000 की इनकम पे यू आर पेइंग टैक्स अमाउंट ऑफ 200। आपकी इनकम बढ़ के हो गई 2000, कितने प्रोपोर्शन से बढ़ी? मल्टीप्लाई बाय 2 के प्रोपोर्शन से बढ़ी।
जब आपने इस 200 पे टैक्स 2000 पे टैक्स दिया तो आपकी टैक्स अमाउंट होगी 400। जरा टैक्स का प्रोपोर्शन चेक करो, मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से बढ़ा। सो जब जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ी, जब टैक्स भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ा, दोनों इक्वल चल रहे हैं, तो ऐसे टैक्स रेट जब मल्टीप्लाई हुए होंगे तो ये कौन से टैक्स रेट्स होंगे? प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स होंगे। परसेंटेज वही रहा। इसका मतलब कि मे बी पॉसिबल यहां पे आप 20% पे टैक्स दे रहे थे, यहां पे 20 से थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हो, यहां पे 20 पे अगर दे रहे थे तो यहां पे स्टिल कितने परसेंट पे दे रहे हो? 20% पे दे रहे हो। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आया। थर्ड पॉइंट कंक्लूड कर देते हो, एंड होपफुली आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी बात थर्ड वन में क्या होने जा रहा है। थर्ड का नाम है भाईजान रिग्रेसिव टैक्स रेट्स, या इनवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इनवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव से उल्टा रिग्रेसिव। आप कमा रहे थे 1000 रुपए और उस 1000 रुपए पे आप टैक्स दे रहे थे 200 का, आपकी इनकम मल्टीप्लाई बाय 2 के प्रोपोर्शन से बढ़ गई। यहाँ पे मैं एरो साइन देना भूल गया, ये भी एरो दे देता हूं, दोनों 2 के प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इनकम 2 के प्रोपोर्शन से बढ़ी, ये भी 2 के प्रोपोर्शन से बढ़ा। अब यहाँ पे अगर इनकम 2 के प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, लेकिन जब टैक्सेशन की बारी आई इस 2000 पे यू एक्चुअली पेड एन अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज ओनली 300। यानी कि अगर मैं 2 के प्रोपोर्शन से चेक करूं तो आपका टैक्स रेट थोड़ा कम अप्लाई हुआ। सो जिस लेवल से इनकम बढ़ी, अगर टैक्स उस लेवल से नहीं बढ़ा, so such tax rates are termed as regressive tax rates या inverse of progressive। दोनों की एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। यहां तक बात समझ में आ गई? हर एक के नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट पढ़ लो, अगर उसमें कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे पूछ लो। प्रोग्रेसिव में भी लिखी हुई है, प्रोपोर्शनल में भी लिखी हुई है, रिग्रेसिव में भी लिखी हुई है। ओके, क्विकली एक छोटी सी और चीज डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी बीइंग कंसीडरिंग फर्स्ट क्लास, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू ओवरऑल देना जरूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इस पेपर में होने क्या जा रहा है। राइट, हमारे सामने वर्ड लिखा आ गया इनकम टैक्स। अगर आप लोग माशाल्लाह समझदार हो तो आपको फौरन से क्लिक होना चाहिए, हम पीछे बहुत सारी चीजें डिसाइड करके आए। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है कंपनी का टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है नॉन करंट एसेट के जिंदगी में बिकने, ट्रांसफर, गिफ्ट होने पे टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। जब मेरी और आपकी टैक्सेशन होगी, भले हम पाकिस्तान में टैक्स दें या यूके में टैक्स दें, जब जिंदा लोग इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेस देते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? इनकम टैक्स। एक और पॉइंट भी कंक्लूड करता हूं, इनकम टैक्स का एक सेक्शन ए में सवाल आता है, बी में या सी में? सी में। सी में आता है। कितने नंबर का आता है? 15 मार्क्स। ये चीजें याद आनी चाहिए हमें नाम के साथ। देखो मैं वर्ड लिख रहा हूं इनकम टैक्स, उसके बारे में मैं 3 4 5 6 चीजें एक साथ सोचना जरूरी है। इनकम टैक्सेस मींस टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। इनकम टैक्स का सेक्शन सी में तो कंफर्म 15 नंबर का सवाल आता है, प्लस एंड 10 मार्क्स फ्रॉम अदर। टैक्स प्लानिंग में कहीं से भी सवाल आ सकता है, वो कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। सो मैं 10 नंबर में टैक्स प्लानिंग के नहीं लिख रहा, 10 मार्क्स फ्रॉम अदर सेक्शंस। इसको नॉर्मल में लिख देता हूं 10 मार्क्स, अराउंड 10 मार्क्स, almost equal to 10 marks, more or less than 10 marks, equal or less than 10 marks from section A में भी पूछ सकता है। बी में तो एरिया डिफाइंड है ना, सीडी वैट आईएसटी। तो ये 10 नंबर का सवाल है, ये टैक्स प्लानिंग में सेक्शन सी में भी आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है, सेक्शन ए में भी ओटीक्यू फॉर्म में आ सकता है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि यार ओवरऑल ना पेपर वेटेज अगर इनकम टैक्सेस की देखी जाए 30-35 नंबर की है ओवरऑल। 15 नंबर का सेक्शन सी का सवाल तो कंफर्म हो गया। ए में भी अगर 6-8 एमसीक्यूज आ गए या 5-6 एमसीक्यूज भी आ गए,
और अगर सेक्शन सी में 10 नंबर का टैक्स प्लानिंग का इनकम टैक्स का सवाल आ गया तो ओवरऑल वेटेज अच्छा खासा है, राइट। अब हमने एक और बात की थी कि जब इंडिविजुअल पर्सन की हमने टैक्सेशन पढ़नी है तो हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर कौन सा है? 21-22, which starts from 6 April 21 and ends on 5th April 22. 6 अप्रैल और 5 अप्रैल तो स्टार्ट और एंड डेट है, लेकिन इस फिस्कल ईयर के मुताबिक ईयर डिसाइड होता है। रेलिवेंट फिस्कल ईयर इज 21-22 which starts from 6 April 21 and ends on 5th April 22. अब कुछ बातें सीखो मेरे साथ। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन के टैक्सेशन की, मेरी आपके टैक्स की बात हो रही है। जब आप और मैं टैक्स देना होगा ना तो सबसे पहले हमें अपने सोर्सेस ऑफ इनकम बताने चाहिए। जब आप और मैंने टैक्स देना है, किसी पर्सन ने टैक्स देना है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने टैक्स देना है, तो उसके सोर्सेस ऑफ इनकम पता होने चाहिए। बचपन से अब तक लगा लो अपनी जिंदगी में डिवाइड कर देते हैं, हमें सोर्सेस मालूम चल जाएंगे। छोटे होते हम देखते हैं यार हमारे पेरेंट्स ने शायद प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई है, एक इनकम हमारे पास आ रही है, जो कि कौन सी इनकम है आपकी? प्रॉपर्टी इनकम है। रेंट कमा रहे हो, रेंट को रेंटल इनकम नहीं बोला जाता बल्कि प्रॉपर्टी इनकम क्लासिफाई किया जाता है। सो पहला सोर्स ऑफ इनकम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए मे बी पॉसिबल प्रॉपर्टी इनकम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के लिए अल्लाह की कसम होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं मे बी हो सकता है। नंबर 2, एसीसीए किया या मिड में थे, जॉब का मूड बन गया, नौकरी पे चले गए, पैसे मिलने शुरू हो गए, तो जो नौकरी से पैसे मिल रहे हैं वो आपकी कौन सी इनकम है? एम्प्लॉयमेंट। 2 सोर्स हो गए। फिर कुछ पैसे जमा हो गए, बोले यार नौकरी तो कर रहे हैं, हालात खराब हैं, पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं, मसले मसाइल हैं, कुछ काम धंधा करो, और वैसे भी नौकरी लॉन्ग टर्म में नहीं करनी, अपना काम पे जाना है, तो ऐसा करते हैं जॉब से आके ना शाम में शायद एक पार्ट टाइम बिजनेस खोल लेते हैं, कुछ भी काम धंधा हो सकता है। सो अब जो आपको इनकम उस काम से मिलेगी वो आपके लिए कौन सी इनकम है? ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम? ट्रेडिंग इनकम इज ऑल्सो टर्म्ड एज बिजनेस इनकम। 3 सोर्स हो गए, अपनी लाइफ पे डिवाइड कर रहे हैं हम। पहले हमने देखा कि बचपन से देख रहे हैं कि एक इनकम आती है घर में, हर महीने टेनेंट्स के दरवाजे बजाते हैं, यहाँ भी पैसे दे, वो कौन सी इनकम? रेंटल। F9 किया, एसीसी हो गया, जॉब पे चले गए, पैसे मिलने शुरू हो गए एम्प्लॉयर से, वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट इनकम। पैसे जमा करके एक छोटा सा बिजनेस भी ओपन कर लिया तो वो आपके लिए ट्रेडिंग इनकम। फिर आपने बोला यार मैंने एफएम में पढ़ा था, शेयर्स होते हैं, लोन नोट्स होते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट्स होते हैं, 10 तरह के लोग आपको 10 तरह की चीजें बताते हैं, आपको खुद भी मालूम है, मूड बन गया यार मैं बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, मैं टीएफसीज में इन्वेस्ट कर दूं। टीएफसी स्टैंड फॉर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान में बोला जाता है, आपने यूके में के कोर्सेज पढ़ते हैं तो यकीनन आपने लोन नोट सुना होगा, ये डिबेंचर्स सुना होगा। तो इन लोन नोट्स या डिबेंचर्स को पाकिस्तान में जो आईसीएमए या जो आईकैप की बुक्स हैं उसमें नाम दिया जाता है टीएफसी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। सो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है या लोन नोट्स हैं या डिबेंचर्स हैं, आपने या बैंक के किसी फिक्स अकाउंट में आपने पैसा रखवा दिया, फिर भी आपको एक सालाना या 6 मंथ के बाद इनकम मिलती है, वो इनकम आपके लिए कौन सी इनकम होती है? इंटरेस्ट इनकम, सेविंग इनकम्स। इंटरेस्ट इनकम इज आल्सो टर्म्ड एज सेविंग्स इनकम। फिर आपने कहा यार चलो अब ट्रेडिंग करते हैं। एक तो ट्रेडिंग ऊपर है, वो ट्रेडिंग इनकम है, वो बिजनेस से मिलने वाली इनकम है। एक शेयर्स ट्रेडिंग होती है, शेयर्स ट्रेडिंग करते हैं। शेयर्स ट्रेडिंग में अगर आप शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है बेच रहे हो, तो वो इधर नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। शेयर्स लिए, शेयर्स लेके शॉर्ट टर्म में आप स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए शेयर्स ले रहे हो। स्पेकुलेशन पर्पसेस मीन सट्टेबाजी, प्राइस बढ़ी बेचो, पैसा कमा लो, निकल लो, वो कैपिटल गेन होगा। लेकिन अगर आपने शेयर्स को रखा हुआ है लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, तो यकीनन कंपनी आपको हर साल के एंड में प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी वो आपको मिलेगा, वो आपके लिए कौन सी इनकम होगी? डिविडेंड। सो अभी तक हमने किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के मैक्सिमम सोर्सेज देख लिए 5। नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 ट्रेडिंग, 4th इंटरेस्ट, 5th डिविडेंड। फिर एक टाइम आता है हम घर बैठ जाते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह पैसे दे रहा होता है, वो कौन सी इनकम होती है? पेंशन इनकम होती है। लाजमी नहीं है सबके लिए हो सकती। सो एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ इनकम हमें मालूम चल गए कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। हैंड्स ऑन होने चाहिए भाई। अगर मैं नाम लूं इनकम टैक्स का तो ये पूरी स्टोरी घूम जानी चाहिए माइंड में।
इनकम टैक्स मीन इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन किसके मुताबिक होती है? फिस्कल ईयर। हमारा कौन सा फिस्कल ईयर? 21-22। शुरू कब होता है? 6 अप्रैल 21। एंड कब होता है? 5 अप्रैल 22। इनकम टैक्स के लिए हमें इंडिविजुअल पर्सन के सोर्सेस ऑफ इनकम पता होने चाहिए। कितने तरह के सोर्स हैं? 6 तरह के। नंबर 1 प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन। ये 6 सोर्स है। अब अगली बात सुनो, कंक्लूडिंग पॉइंट, कि इन हर सोर्स ऑफ इनकम पे अलग अलग टैक्स नहीं होता भाई। ऐसा नहीं है कि आपने रेंटल इनकम कमाई उस पर अलग टैक्स दोगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम कमाई उस पर अलग टैक्स दोगे, ऐसा नहीं होता। जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, इन सबको एड अप करके यू विल गेट एन अमाउंट टर्म्ड एज टोटल इनकम। तो इस फिस्कल ईयर में हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे, हम मिस्टर ए, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जॉब भी करता है, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई, इसके अलावा उसको कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सो मिस्टर ए के 2 सोर्सेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी। हम इसके 2 सोर्सेज को एडअप कर लेंगे, और कोई नहीं है तो ये 2 का टोटल इसकी क्या बनेगा? टोटल इनकम। इन 2 पे अलग अलग टैक्सेशन नहीं होगी, दोनों को पहले एडअप करके टोटल इनकम फाइंड की जाएगी। फिर इस टोटल इनकम में से एक चीज हमें एचएमआरसी ने अलाउ की हुई है कि आप ये माइनस करवा लो। उस अमाउंट का नाम क्या है? पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस को मैं आसान अल्फाज में समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक्चुअल टर्म पर्सनल अलाउंस ही है। आप इसको समझने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि ये टैक्स फ्री इनकम है, कि आपकी जो भी टोटल इनकम बनी, इस सब पे टैक्स नहीं होगा, इसमें से कुछ पोर्शन सीधा माइनस हो जाएगा। किस नाम से माइनस हो जाएगा? पर्सनल अलाउंस के नाम से माइनस हो जाएगा। ये पर्सनल अलाउंस वो अमाउंट है जो कि टैक्स फ्री इनकम है, इतनी अमाउंट तक कोई टैक्सेशन नहीं है। तो आपकी टोटल इनकम में से 12570 की अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। सर ये अमाउंट आपने कहां से पैदा की? तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, हमारी सारी टैक्सेशन फिस्कल ईयर के मुताबिक होगी। तो फिस्कल ईयर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस हमें एग्जाम में भी हमारे पास मौजूद होते हैं, हम वहां भी खोल के देख सकते हैं। अगर ये आप अमाउंट भूल गए हो पर्सनल अलाउंस के, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ड्यूरिंग योर एग्जाम टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में आपके पास एग्जाम में दी गई होगी, गिवन इन एग्जाम होगी। और इस फिस्कल ईयर के लिए ये अमाउंट एक फिक्स अमाउंट है। कितनी है? 12570। याद रख सही। तो हमने कहा कि भाई इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन करने के लिए फिस्कल ईयर में सोर्सेस ऑफ इनकम देखो। सारे सोर्सेस अगर मिल गए, 6 होंगे मैक्सिमम, 7वां नहीं हो सकता। सर जो कैपिटल गेन है वो कहां गया? अगेन कैपिटल गेन इनकम है या गेन है? गेन है। इनकम में ये 6 सोर्सेस आएंगे, अगर गेन है तो उसकी टैक्सेशन अलग होगी, वो कैपिटल गेन में जाएगा। हम इनकम टैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्सेशन के लिए इनकम के 6 सोर्स हैं, इसके अलावा 7वां नहीं है कोई। इसमें आपने पर्सनल अलाउंस माइनस किया 12570 का। नाउ यू एंड अप विद द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल इनकम। अब आप कहां पे आ गए? अपने पास टैक्सेबल इनकम पे आ गए। इस टैक्सेबल इनकम पे फिर आप अप्लाई करोगे, इस टैक्सेबल इनकम पे हम अप्लाई करेंगे इनकम टैक्स के रेट्स। और इस टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स के रेट्स अप्लाई करने के बाद फाइनली हम ढूंढेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। सो ये एरोज बना दे, बिकॉज तीर का निशान जीत का निशान। तो आपको ये लिंक पता होना चाहिए कि किधर क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट 6 तरह के सोर्सेस एडअप किया, या उसमें से जो मिले उनको एडअप किया, टोटल इनकम आई, टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया 12570 का, which is fixed amount for the fiscal year 21-22. Then we'll get taxable income, and this taxable income, इस taxable income पे हम will apply the tax rates to find the income tax liability, and income tax liability is termed as the tax of the individual person. अगर कंपनी की टैक्स लायबिलिटी होगी तो वो इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, बल्कि वो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी होगी। सही है जी। इस पे हम टैक्स रेट्स अप्लाई करने की अगर हम बात करें, तो इनकम टैक्स रेट्स अप्लाई करने के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि 3 तरह के रेट्स हैं यूके में। 3 तरह के रेट्स हैं, एक है 20%, एक है 40% और एक है 45%। और जो 45 वाला है, अगर वो 100 रुपया कमाएगा तो उसमें से 45 रुपए कौन ले जाएगी? एचएमआरसी ले जाएगी।
तो मैक्सिमम रेट इनकम टैक्स का कितना है 45। सो बेसिकली इस 20% पे जो टैक्स पे कर रहा होगा 20% इज बेसिक रेट बैंड, 40% इज हाई रेट बैंड and 45% is additional rate band. So from now onwards we are having this thing in our mind. Basic rate band कितना है 20, high rate band कितना है 40 और additional rate कितना है 45. Now let's say, what's your name please? Aves. Aves, you are paying tax at 40%. For example, excuse me please. ओवैस आप दे रहे हैं 40% पे टैक्स, तो आप कौन से टैक्स पेयर हुए? आपका स्टेटस क्या होगा? हाई रेट टैक्स पेयर होंगे। आप क्या होंगे? अगर मैं 45% पे टैक्स दे रहा हुआ तो मेरा स्टेटस क्या बन जाएगा? मैं एडिशनल रेट टैक्स पेयर होऊंगा। और कोई भी ऐसा बंदा जो 20% पे टैक्स दे रहा होगा वो बेसिक रेट टैक्स पेयर होगा। यहां तक सही है? सर ये टैक्स रेट्स अप्लाई कैसे होंगे? आपने वर्ड सुना होगा स्लैब्स का। स्लैब्स का टर्म्स नॉर्मली पाकिस्तान में यूज होता है, लेकिन यूके में इन्हीं स्लैब्स को क्या वर्ड यूज किया था? बैंड्स का। सो दीज 3 रेट्स आर एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। पहला बैंड कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 37,700 पाउंड्स। सेकंड बैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 37,701 टू 150,000 पाउंड्स एंड थर्ड बैंड इज इफ टैक्सेबल इनकम। ये सब किस पे एप्लीकेबल है? टैक्सेबल इनकम। ये तीनों में से तीनों या तीनों में से कोई एक या तीनों में से कोई दो, कोई भी रेट एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन ये एप्लीकेबल किस तरीके से होंगे? इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, जरा गौर कीजिएगा प्लीज मेरी बात पे, मैं बोल रहा हूं पर्सन की टैक्सेबल इनकम है, पर्सन की टैक्सेबल इनकम है 40,000। ऑलरेडी ये माइनस हो चुका है पर्सन लॉस, हम टैक्सेबल इनकम की बात करें। फॉर एग्जांपल 40,000 है, तो वो पर्सन का स्टेटस क्या हुआ? हाई रेट टैक्स पेयर। मान के इस बात को, क्योंकि उसका इनकम 40,000 इज मोर देन द फर्स्ट बैंड लिमिट, उसका स्टेटस क्या बना? हाई रेट टैक्स पेयर। अब टैक्स कैसे लगेगा? डायरेक्ट 40% लगा देंगे? नहीं, यही बात समझानी, ये बैंड्स की वजह है ना। उस 40,000 में से आप देखोगे उसका स्टेटस तो हाई रेट टैक्स पेयर है, बिकॉज उसका मैक्सिमम कितना रेट ऑफ टैक्स जाएगा? 40% पे जाएगा। वो हाई रेट तो है, लेकिन इस 40,000 में से शुरू के 37,700 पे कितना परसेंट लगेगा? 20%। और बाकी कितना बचा? सॉरी 2700 पे फिर कितना लगेगा? सो दिस इज हाउ वी अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। 2300 whatsoever is the value, what is the differential amount, कोई मसला नहीं, उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? 40%। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट हो जाना है कि भाई 37,700 से उससे ऊपर है लगा दे 40%, ऐसा नहीं करना, इन बैंड्स को फॉलो करना। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर किसी की इनकम 2 लाख है, वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन टैक्सेबल इनकम। अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 2 लाख है, उसका स्टेटस क्या हुआ? एडिशनल रेट टैक्स पेयर। उसका स्टेटस हमने डिसाइड कर लिया। स्टेटस डिसाइड करने से हमें यह भी पता है कि ये पर्सन 45% तक टैक्स दे रहा होगा, लेकिन क्या पूरे 2 लाख पे डायरेक्ट 45% लगाना है या 3 डिफरेंट बैंड्स को फॉलो करना है? 3 डिफरेंट बैंड्स को फॉलो करना है। पहला बैंड जाएगा 37,700 तक, दूसरा बैंड 150 में से माइनस कर दोगे 37,700। सर ये 150 आप कहां से ले? बिकॉज उसकी टैक्सेबल इनकम सेकंड बैंड लिमिट से भी ज्यादा हो रही है, तो सेकंड बैंड लिमिट तक जो इनकम फॉल करेगी उस पे लगेगा 40%। अब फिर थर्ड बैंड में क्या जाएगा? 2 लाख माइनस 1.5 लाख 50,000 पे कितना लगेगा? 45%। याद तक सही? तो आखिरी पेज पे मैं ये एग्जांपल्स नहीं करवा रहा हूं, मैं यहीं पे रख रहा हूं। ये एग्जांपल्स आपके HW है। HW भूले तो नहीं ना बचपन से? होमवर्क है। तो इस स्लाइड में हमने मेनली सीखा गया कि एक इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन के लिए हमें उसके सोर्सेस पता होने चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन होती है फिस्कल ईयर के मुताबिक। फिस्कल ईयर 21-22 हमारे लिए रेलेवेंट है। स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 21 से, एंड होता है 5 अप्रैल 22। इस पूरे टेन्योर में उसके मैक्सिमम 6 तरह के सोर्स हो सकते हैं,
जो है उनको एडप्ट करवा लो। एडप्ट करवाने के बाद फाइंड कर लो टोटल इनकम में से माइनस करवाओ पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद टैक्सेबल इनकम आएगी, इस पे टैक्स रेट्स अप्लाई करने, लेकिन ये रेट्स अप्लाई करने इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, डायरेक्ट नहीं काम करना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। और ये अप्लाई होने के बाद फाइनली विल गेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। एग्जाम्पल 1 है। रिक्वायरमेंट मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, सॉल्व आप घर से करके आएंगे। रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है? टैक्सेबल इनकम बोल रहा है। टोटल दिए टैक्सेबल तक जाने के लिए, टोटल और टैक्सेबल में क्या फर्क है? पर्सनल अलाउंस माइनस कर देंगे सिंपल। याद रखिए। अगली भी देखो सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है, लेकिन मजे की बात नोट करो, यहाँ पे टोटल कितनी है? 10,000 है। अब पर्सनल अलाउंस कितना मौजूद है? 12570। यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 12,570 माइनस करके नेगेटिव खड़ा कर दें, 2570 हमने लेने हैं HMRC से। ऐसा हो सकता है? या तो हम टैक्स देंगे या नहीं देंगे, उल्टा HMRC से लेना थोड़ी शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करूं, पहले एग्जाम्पल में कितनी अमाउंट थी? 30,000 ना। 30,000 में से 12570 पूरा माइनस हो सकता है ना, फिर भी कुछ पॉजिटिव अमाउंट आ रही है। दूसरे एग्जाम्पल में कितनी अमाउंट है? 10,000 में से अगर मैं पूरा 12570 माइनस कर दूं तो यहाँ पे एक नेगेटिव फिगर आ जाएगी। इस नेगेटिव फिगर का मतलब क्या हुआ कि अब हमने टैक्स लेना है HMRC से। भाई हम कौन होते हैं टैक्स लेने वाले HMRC से? ऐसा पॉसिबल? तो सर अगर ऐसा हो तो क्या करना है? नहीं वो भाई ऐसा नहीं, आप इस पर्सनल अलाउंस को कम कर दोगे। आप इस पर्सनल अलाउंस को मैक्सिमम कितना ले लोगे? अलाउड कितना है? 12570। इनकम ही कम है इससे, तो इसको भी कम कर लो, इसको कम कर लो ताकि नेगेटिव नहीं बने बल्कि मैक्सिमम क्या हो जाए? नहीं हो जाए। फिक्स होती है लेकिन फिक्स मिलेगी, लेकिन अगर इनकम ही कम है तो ये भी कम हो जाएगा। सही है? याद रख। सही है। तो पर्सनल अलाउंस हमारी इनकम को कम तो कर सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकता। नेगेटिव वाली सिचुएशन है कि तो मैक्सिमम नील कर देंगे। अगली चीज समझो। सॉरी सर इस केस सिनेरियो में अगर 10,000 इनकम है टोटल, तो अपने हिसाब से कम कर देंगे या उन्होंने रेट्स दिए हुए होंगे? यार आपकी इनकम, टोटल इनकम ही 10,000 है और आपको ये फिक्स अमाउंट दी हुई है 12570। ये तो हमें मालूम है। अगर इनकम 10,000 आ गई कहीं भी, टोटल टैक्सेबल इनकम ही 10,000 आ गई, सॉरी यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल 2 में टोटल इनकम लिख दूं 10,000, अब पर्सनल अलाउंस 12570 अगर माइनस कर दूं तो यहाँ पे एक नेगेटिव फिगर आ रहा है 2570। ये पॉसिबल ही नहीं है। इस नेगेटिव आने का मतलब ये कि अब हम टैक्स देंगे नहीं, उल्टा लेंगे। हम कौन होते हैं टैक्स लेने वाले? हम तो टैक्स पेयर है, हम टैक्स रिसीवर थोड़ी है। तो सर क्या करेंगे सिचुएशन में? अगर टोटल इनकम ही 10,000 है तो आप अपना पर्सनल अलाउंस 12,570 की बजाय रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट यूज करो। रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल अलाउंस। रिस्ट्रिक्टेड का वर्ड रिप्रेजेंट्स कि हमने अपने पर्सनल अलाउंस के अमाउंट को कम किया ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम नील हो जाए, नेगेटिव ना बने। ये पॉसिबल नहीं है। सही है? और सर ये अलाउंस की लॉजिक क्या है? मतलब इतनी अमाउंट, मतलब ये मिनिमम है किस पे टैक्स नहीं मैंने लगता? आपको बताया था कि पर्सनल अलाउंस एक बेसिकली टैक्स फ्री इनकम है। HMRC ने टैक्स पेयर्स को अलाउ किया है कि भाई आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उसमें से 12,570 तक हम आपको छूट देते हैं। इस छूट तक कोई टैक्स नहीं है। इससे ऊपर जो अमाउंट कैलकुलेट होगी ना इसके बाद, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी वगैरह की बातें करेंगे। यानी कि समझो सॉर्ट ऑफ रिलीफ है ये आपका। समझिए सर। सही। ठीक है। तो बाय द वे मैंने एग्जांपल 2 यहां सॉल्व भी करवा दी। एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7 ये जो रिमेनिंग है ये आपका अपना ASW आपके सारे होमवर्क क्वेश्चंस है, आप इंशाल्लाह सॉल्व करके आएंगे और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं यहीं तक रख रहा हूँ। होपफुली आपको बातें समझ में आ गई होंगी। पेपर पैटर्न से, पेपर फॉर्मेट से ज्यादा ना, आपको पेपर पैटर्न से तमाम चीजों से अवेयरनेस हो गई होगी। क्योंकि देखो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो आप करने जा रहे हो, अगर हम उसके बारे में नहीं पता हो तो हम वो करेंगे कैसे? सो हमने आज, मेरी कोशिश ये होती कि डे 1 पे स्टूडेंट को इतना कर दो कि उसको पेपर के बारे में पता चले, इसमें क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। यहाँ तक सही है? आखिरी बात सुन लें फिर जा सकते हैं। बीइंग स्टूडेंट आपको किसी भी पेपर को क्या एक प्रोजेक्ट की तौर पे डील करना चाहिए या ऑपरेशंस के तौर पे डील करना चाहिए? I repeat my question, think and then answer. Being a student, आप अपने हिसाब से सोचो, किसी भी पेपर को या किसी भी चीज को
पढ़ने से रिलेटेड, क्या एक प्रोजेक्ट के तौर पे डील करना चाहिए या ऑपरेशंस के तौर पे डील करना चाहिए? प्रोजेक्ट के तौर पे डील करना चाहिए, बिकॉज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई काम, इसकी एक स्टार्ट डेट है, इसकी एक एंड डेट है, इसका एक आउटकम है, ये पूरा होगा, इसके बाद अगला शुरू होगा। सो बीइंग ए स्टूडेंट, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ये F6 हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये आज स्टार्ट हुआ है, एक स्पेसिफिक डेट पे जाके खत्म होगा। आई कैन टेल यू द डेट एंड द कंफर्म डेट 16 Feb, 17 Feb, इसके बाद नहीं जाएगा। कंफर्म टाइम है ये, हम अपना कोर्स हमेशा इस टाइम पे एंड करते हैं। 16 से 20 Feb के इन बिटवीन, 16, 17, 18, इसके बाद नहीं जाएगा कभी। इनफैक्ट आपके पास 2 से 2.5 हफ्ते का टाइम होगा एग्जाम तक, आप अपना भी पढ़ सकते हो उसमें तो, राइट? सो दिस कोर्स फॉर यू गाइस, हाँ मेरे लिए ही ऑपरेशंस है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, हर सेशन में पढ़ाता हूं। आपने ऑपरेशन नहीं बनाना कि पढ़ा दिया फेल हुए, फिर पढ़ा दिया फेल हुए। आपके लिए ऑपरेशन नहीं भाई, प्रोजेक्ट के तौर पे डील करो इसको। प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, एक एंड होगा, इसका एक आउटकम होगा, इसका एक रिजल्ट होगा, ये फिनिश होगा, फिर आगे बढ़ जाओगे इंशाल्लाह। सही है जी? तो इस प्रोजेक्ट को डील करने के लिए आपकी अप्रोच डे 1 पे बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्लासेस स्किप करोगे, इफ यू वुड बी रिलाइंग ऑन रिकॉर्डिंग्स, या रिकॉर्डिंग में कवर कर लेंगे, तो भाई जो आज फिजिकल में हो गया कवर, ये बहुत आसानी से हो गया। यही अगर आप रिकॉर्डिंग लेके बैठोगे तो शायद उसमें आपको डिफिकल्टी हो, सुस्ती हो, 10 तरह की चीजें हो। तो आपने साथ साथ में सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ते रहना और अपना सिलसिला आगे हम बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सॉरी, ये नोट्स आपके कहाँ से मिलेंगे? ये कॉपियर के पास से मिल जाएंगे। सर लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ इस वक्त। फिर आपको पीडीएफ फाइल शेयर हो जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू सर। बट दिस ओके पीडीएफ फाइल का ऑप्शन सिर्फ ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में होते तो फिर आप इसको कुरियर के थ्रू भी मंगवा सकते थे, बट इफ यू आर लाइक ओवरसीज तो हम इसको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, टेक केयर।